बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बिल्कुल एक और नए एपिसोड के साथ, एक्सप्रेसो के साथ, एक नए दिन के साथ। मैं हूं इमरान हसन। सब देखने वालों को इन एडवांस जुम्मा मुबारक। वैसे आज एडवांस तो नहीं हो ही गया है। हाँ, जुम्मा हो गया। एडवांस में चल रहा है जनाब। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूं अर्मिला हसन। सुबह सुबह बारिश ने मौसम अच्छा किया। रात का मूड जो आपका ख़राब था, समझ तो आप गए होंगे क्यों ख़राब होगा, लेकिन सुबह बारिश ने उस मूड को अच्छा किया। रात का मूड आपका खराब था। एक बात मैं मान गया वैसे इस हुकूमत को ना, हम न्यूज़ वालों को भी सरप्राइज कर देती है। मतलब मैं कल मुसलसल स्ट्रीमिंग करता रहा कि मुझे पता चले, कहीं से किसी दोस्त से पता चले, लेकिन फिर जब मुझे लगा कि अब जब मुझे लगा कि अब पेट्रोल महंगा नहीं होगा, घर चला जाता हूँ, तो मुझे एक मैसेज आया कि पेट्रोल बस तकरीबन 15 रुपए महंगा। नाजरीन, हम अब इस अफसोस के साथ ये खबर करते हैं, लेकिन ना अनफॉर्चुनेटली हम इतने इम्यून हो गए कि सुबह सुबह हमें आदत है हंसने की, और हंसते हंसते में आपको ये खबर दे देते हैं। आपको भी बुरी ना लगे, हमें तो लगी रही है बुरी, लेकिन अच्छा, अगर किसी को लगता है कि हम हंस रहे, तो नहीं, हमारा फेस ऐसा हो गया। हमें आदत पड़ गई, हम हंस नहीं रहे, हम दिल से नहीं हंस रहे। हमें आदत पड़ गई। अब हमें समझ नहीं आती, खुशी में कोई खबर होती नहीं है तो हम दुख की खबर भी खुशी में बताने लग गए आजकल। ये हमारा कुछ ऐसा ट्रॉमा है। वैसे जी तकरीबन 18 रुपए 68 पैसे सिर्फ पेट्रोल महंगा हुआ है। हाँ, और मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बार फिर झूठ बोला, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमारा मुआहदा तो हुआ है कि हम 50 रुपए पीडीएल लगाएंगे, लेकिन अभी इसका कोई इम्कान नहीं है। यानी कि कौम को उन्होंने कहते हैं ना कि ठंडा ठार करके फिर उसके बाद लगा दिया। तो भिगो के मारना, वो भिगो के उन्होंने मारा है। पहले उन्होंने कहा नहीं करेंगे और फिर रात को कर दिया। अब एक तो ये कि हमारे हुक्मरान चाहे दौरे हुकूमत कोई भी हो, आवाम से सच नहीं बोलते, और जब आवाम से सच, हाँ, दैट्स द वर्स्ट पार्ट। और वो अपनी नाअहलियाँ छुपाने के लिए आवाम से झूठ बोलते हैं और दूसरों पे मलबा डालते रहते हैं। भाई गलती जिसकी भी है, कम से कम इसकी कहीं ना कोई मैनेजमेंट तो होनी चाहिए। पहली दफ़ा मुझे याद है जब इन्होंने 50 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने आंसू उनके निकल आए थे बकौल मिफ्ता साहब के, और आंसुओं के साथ उन्होंने दस्तखत किए थे। इट्स ऑफिशियल, उन्होंने कहा उनकी आंखों में आंसू आ गए। और मुझे वो पेपर आप ना देखें, लेकिन मैं तो स्टिल सोच रहा हूँ कि अब क्या कितना रो रहे होंगे शहबाज साहब। मतलब अब तो 32 रुपए का रोना बाकी है अभी उनका, इसका मतलब। लेकिन स्टिल जी, आपको अल्लाह ताला सब्र दे। हम भी सब्र शुक्र करते हैं, और इस अच्छे मौसम में इस सब्र शुक्र के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं आज की हेडलाइंस। टैक्सेस से भरपूर बजट नाफिज। 2 माह में हुकूमत ने चौथा पेट्रोलियम बम गिरा दिया। पेट्रोल 15 रुपए, हाई स्पीड डीजल तकरीबन 14 रुपए, लाइट डीजल 19 रुपए फी लीटर तक महंगा हो गया। महंगाई में पिसे आवाम का जीना मुश्किल हो गया। 2 माह पहले तक फलती फूलती मईशत अचानक तबाही के दहाने तक कैसे पहुंच गई? मुल्की मईशत को बदहाली से कैसे निकाला जाए? महंगाई के सामने बंद कैसे बांधा जाएगा? आवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? बताएंगे मारूफ सनतकार अकील करीम ढीडी अपनी खुसूसी गुफ्तगू में। पंजाब में 3 माह से जारी आईनी और सियासी बहरान मंतकी अंजाम को पहुंचने लगा। लाहौर हाई कोर्ट का वजीर आला पंजाब के इलेक्शन की री-काउंटिंग का हुक्म। हमजा शहबाज वजीर आला रहेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। पीटीआई का अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। सेगमेंट मेरा घर में सारा बलोच मुलाकात करवा रही हैं आर्ट की तशहीर के लिए आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म मुहैया करने वाले इम्तिसाल जफर से। और सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमदा खालिद मुलाकात करवा रही हैं फैसल करीम कुंडी से। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जान ली। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। मतलब हम तो फिर कंफ्यूज हो गए, हो क्या रहा है? मतलब हम एक दफा बता दो वजीर आला कौन है, नहीं, हम उसको कंसिडर करें। आप तो कंफ्यूज हुई। कल जो पीटीआई वाले कंफ्यूज हुए। मतलब पहले जब फैसला आया तो क्या खुशियां मनाई गई, क्या कहा हमारे हक में फैसला आ गया, हमजा की छुट्टी हो गई, और फिर आधे घंटे के बाद जब फैसला पढ़ा तो पता लगा नहीं, ये तो हमारे साथ हो गया है। ये तो ये दिलचस्प सूरत हाल है। खैर, दिस इज हाउ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन। हमें ये नहीं पता एक्चुअली, अपना ने बड़ा राइटली कहा कि ये बहरान खत्म हो रहा है कि मजीद बढ़ रहा है। हमें बता दें, हमारी कंफ्यूजन दूर कर दें। हाँ। इस पे हम बात करते हैं। चले बड़ी खबर देखते हैं आज। जनाब, अराकीन असेंबली जो हैं उनके वोट के बगैर दोबारा गिनती कराने का हुक्म है, और ये फैसला जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, उसमें कहा गया है कि वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए मतलूबा नंबर हासिल ना हो तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए। अदालत ने आज दोपहर 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास बुलाने की हिदायत की। गवर्नर को पाबंद किया कि असेंबली में जो अक्सरियत हासिल करने वाले वज़ीर आला हैं उनसे 2 जुलाई यानी कि कल दिन 11 बजे दोबारा हलफ लिया जाए। फैसले के फौरी बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले तो अपने इस फैसले को
को अपनी फतह करार दिया एज वी सेड, और बाद में इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया। अदालती फैसले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस तरह का रद्द-ए-अमल दिया, आपको सुनाते हैं। पंजाब के जो हालात देख लें, कोई पूछे तो सही कि वहाँ हो क्या रहा है। और ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा अब कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है? ना असेंबलीज फंक्शनल है, ना इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन के ऊपर किसी को एतमाद है। हमारी 5 रिजर्व सीट्स थी, सीधा कानून था कि जनाब जैसे ही हमारी जो लोटे गए तो 5 नए आगे आने चाहिए, तो वो आइन में है। वो 3 हफ्ते लगा दिए उसके ऊपर, फाइनली हाई कोर्ट से फैसला आता है 5 रिजर्व सीट्स 2 पीटीआई को। अभी तक बैठे हुए इलेक्शन कमीशन, हमें मिल ही नहीं रही। तो इतनी लेवल पे जा रहे हैं ये इंजीनियर करने के लिए। हमजा शहबाज कैसे वज़ीर आला बन सकते हैं? कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशात है खान साहब पहले फैसला पढ़ तो लिया करें, फिर वीडियो मैसेजेस दिया करें। पंजाब हुकूमत ने जी अदालती फैसले का खैर मकदम किया है और उन्होंने अपनी जीत का दावा कर दिया है। तार साहब भी इस हवाले से कुछ कहते हैं, सुन लेते हैं। हम कोर्ट के हर फैसले का एहतराम करते हैं और ये फैसला इसलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 63A के हवाले से एक तशरीह की। कोर्ट ऑर्डर में जो खुशाइन बात है वो ये है कि उन्होंने ना इलेक्शन को कुलअदम करार दिया है और ना ही फ्रेश इलेक्शन कराने की हिदायत दी है, महज पिछले इलेक्शन को आगे कंटिन्यू करने का कहा है 25 वोट माइनस करके। अब जब 25 अराकीन के वोट कुल गिनती में से आप माइनस कर दें तो उसके बाद एक रन ऑफ इलेक्शन होता है। चलें अब आपको थोड़ी नंबर गेम बता देते हैं और फिर इस पे एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। 25 मुनहरिफ अराकीन के बगैर जो अराकीन की तादाद है कुल वो 346 रह गई है, जिसके बारे में फैसला आया था, आपको याद होगा। अच्छा, इसमें अब जो नून लीग के हैं वो 164, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राह हक पार्टी का एक और 4 आज़ाद उम्मीदवार, और अगर इन सबको मिलाया जाए तो ये तादाद 176 बनती है। जबकि 25 मुनहरिफ अराकीन को निकाल दें तो तहरीक इंसाफ की जो मजमूई सीटें इस वक्त वो 158 है, मजमूई नशस्तें जो रह गई हैं। काफ लीग के 10 अराकीन हैं, उनको मिला लें। अपोजिशन की ये तादाद मजमूई तौर पर 158 + 10 168 बनती है। असम्बली का ये अहम इजलास है, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी, ये कल इमरान खान साहब ने कहा है। नंबर्स गेम हमारे सामने है। इस वक्त की सूरत हाल किस जानिब जाएगी? क्या इंतखाबी अमल का हिस्सा बनेगी तहरीक इंसाफ, और अगर नहीं बनेगी तो कहीं जो फैसला कल मुअज़्ज़ज़ अदालत का आया है इसके ऊपर तो कोई सवालिया निशान नहीं उठ जाएगा? ये सारी बातें हैं, इसी पे हमने बात करनी है। और बैरिस्टर शहजाद इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। ऑब्वियसली ये जो कल फैसला आया है, पहले तो लगा, जिस तरह से हमने अपने इंट्रो में भी बात की तहरीक इंसाफ को, कि ये उनके हक में फैसला है, लेकिन बाद में जब डिटेल फैसला देखा गया तो उसके बाद उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। किस तरह से देख रहे हैं मुअज़्ज़ज़ अदालत के आप इस फैसले को? जी देखें, आई थिंक थोड़ा सा सिमेंटिक्स में खेला जा रहा है। 2-3 जो वेरियस ऑप्शंस कंसिडर हो रही थी, उनमें एंड रिजल्ट यही होना था कि एक री इलेक्शन कॉल होएगा। अब आया वो 9 एक इलेक्शन होता जिसमें फिर पूरा सारा प्रोसेस शुरू से करते और फिर कोई कैंडिडेट सिंपल मेजॉरिटी ऑफ 186 वोट्स ना लेता और फिर रन ऑफ इलेक्शन होता, या जितना जो मेजॉरिटी फैसला है उसमें उन्होंने कहा है कि ये वोट रिकाउंट हो, और क्योंकि पता है कि 25 वोट डिस्काउंट हो जाएंगे तो किसी कैंडिडेट को 186 ही मिलेंगे, तो कॉन्सिक्वेंटली रन ऑफ इलेक्शन का फैसला प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो डिप्टी स्पीकर है वो ही ले ले। एक माइनॉरिटी नोट जो जज साहब ने लिखा है, उन्होंने एक्चुअली कहा कि ये तो फॉर्मेलिटी है, हमें पता ही है कि किसी को अक्सरियत मिली नहीं, सादा अक्सरियत तो रन ऑफ ही करा दें। लेकिन सारी चीजों में जो असल इशू है ना पीटीआई का, वो ये नहीं है। उनका इशू दरअसल ये है, उन्होंने रिक्वेस्ट ये की थी मुअज़्ज़ज़ अदालत से कि इतनी देर गुजर गई है तो 1 जुलाई 10 जुलाई को इलेक्शन करा लें, 15 जुलाई को इलेक्शन करा लें, ताकि इन द मीनवाइल जो उनको सक्सेस मिली थी 2 दिन पहले एक और कोर्ट केस में, जिसमें ईसीपी को डायरेक्ट किया गया था कि जो 5 रिजर्व सीट्स थी जो नोटिफाई होनी थी उन अराकीन की, जो रिजर्व सीट्स पर डिस्क्वालीफाई या डीसीट हुए थे, वो नहीं हुआ होगा। तो असल उनको प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स गेम, क्योंकि यहाँ आप आगे देखेंगे एक वोट काउंट करता है। इस वक्त पीटीआई को
25 उनके जो हैं एमपीएस डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो इसका तो पूरा का पूरा डिसएडवांटेज पीटीआई को ही हो रहा है। 5 अगर आज रिजर्व सीट्स नोटिफाई हो जाएं तो दे विल हैव अ बेटर चांस। The real issue is not with the decision election. बैरिस्टर साहब इतने काबिल लोग तहरीक इंसाफ में बैठे हुए हैं, बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, इससे पहले जब कोalition गवर्नमेंट थी तो फरोग नसीम साहब थे। ये टेक्निकली क्या, इवन फवाद चौधरी साहब खुद लॉयर है, वो टेक्निकली क्लियर नहीं होते चीज़ों को? ये जो आपने पहले 25 मुनर्रिफ अरकान का फैसला था, इसको भी उन्होंने सेलिब्रेट किया, देन दे गॉट टू नो कि तो हमारे बंदे चले गए। कल वाले फैसले को उन्होंने सेलिब्रेट किया, इमरान खान साहब ने वीडियो पे आके उसको सेलिब्रेट किया, एंड देन बाद में पता चला कि नहीं, ये फैसला तो हमारे लिए कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो एक तो ये कि क्या टेक्निकली पीटीआई कानून की उस तरीके से समझ बूझ नहीं कर रही है या करना चाह नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के हवाले से ये जो सूरत हाल बन रही है, क्या आप कोर्ट के इस फैसले को हम आईनी तौर पे कॉम्प्रिहेंसिव डिसीजन नहीं कह सकते? क्या इसमें सकम मौजूद है अगर हम आईनी बहरान की बात करें तो? देखिए, आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं पहले दे देता हूँ। आई थिंक कोर्ट ने अपनी विजडम में आईनी बहरान ना पैदा हो जी, इसलिए उन्होंने कहा कि इमीडिएटली आप अगले दिन ही इलेक्शन कंटिन्यू करें वहीं जहां पिछले इलेक्शन पर उन्होंने रोक दिया कि 25 वोट्स को डिस्काउंट करें, ताकि जो भी होना है आज आपको पता चल जाए और कल सुबह जो भी सीएम इलेक्ट होता है वो फिर नोटिफाई हो जाए, फिर हल्फ ले ले। जो पीटीआई का मुतालबा था कि जी 10 दिन वेट कर लें, तो फिर इस 10 दिन क्या उनकी ख्वाहिश थी कि हमजा शहबाज को सीएम रहने दें? मतलब वो ये चाह रहे थे कि जो आईनी बुरहान अप्रैल में था वो फिर अदालत अगले 10 दिन के लिए नाफिज कर दे, यानी कि हमजा शहबाज के इलेक्शन को कलअदम करार देकर 10 दिन बाद क्या कि इलेक्शन नया हो, और इन द मीनवाइल क्या उस्मान बुज़दार को फिर चीफ मिनिस्टर बना दें इंटरिम, या किसी तीसरे बंदे का नाम मुंतखब करे। तो वो तो आई थिंक आईनी बुरहान से बचाया ही है कोर्ट ने। अब ये सारी लिटिगेशन जो है, ये सारी जो इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज हैं कि इसमें जो आपका पहला सवाल है कि देखिए विक्ट्री अगर एक लम्हे के लिए भी हो तो विक्ट्री तो है। अब आगे जाकर ये नजर आ रहा है कि 12 घंटे बाद वो विक्ट्री पे शिकस्त में हो जाएगी। अच्छा बैर साहब, भी कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट में आप इस फैसले को लेकर जा रही है पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट में क्या प्ली लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और क्या आपके ख्याल में जो तशरीह इस मामले की मुअज़्ज़ज़ अदालत ने अब की है, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास उसमें कोई रूम मौजूद है कॉन्स्टिट्यूशनली? चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो वाज़ेह है सूरत हाल को लेकर, तो क्या ऐसा कोई मार्जिन है जिसकी बेस पे पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है कुछ? I think PTI eventually is going to be looking to delay the election, ताकि ये बाई इलेक्शंस भी हो जाएं और रिजर्व सीट्स भी जो हैं नॉमिनेट या नोटिफाई हो जाएं। मतलब इस वक्त उनको ये नजर आ रहा है कि ये एक ही विंडो थी। अगर इनका अपना गवर्नर होता, मतलब लेट्स से ये फैसला महीना पहले आ गया होता और इनका अपना गवर्नर होता और गवर्नर रहता, तो शायद वो कोई रोल प्ले कर सकता था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस के अंदर। क्योंकि अब गवर्नर भी पीएमएलएन का आ गया है। अगर आज हमजा शहबाज इलेक्शन जीत जाता है तो लाइकली लग रहा है, मतलब जो नंबर्स गेम में नजर आ रहा है कि पीएमएलएन के पास इतने नंबर तो हैं कि वो रिलेटिव मेजोरिटी ले जाएंगे। उसके बाद बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स आते हैं, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस की मूव होती है, वो सारी फिर चीजें जरा ब्लरी हो जाती हैं। इनकी तो बेस्ट स्ट्रैटेजी ये हो कि किसी तरीके से ये इलेक्शन इसी तरह किसी डिस्प्यूट में रहे, मे बी कोई स्टे ऑर्डर मिल जाए और उसके बाद बाय इलेक्शन ये जीत जाएं और रिजर्व सीट्स भी इन्हीं को मिल जाएं और फिर उस वक्त इलेक्शन हो। तो काफी ज्यादा इफ्स एंड बट्स हैं। ख्वाहिश तो करना हर इंसान का हक है, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी होनी नहीं। ठीक हो गया। दूसरी जानिब मिस्टर से, ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि जो 5 मखसूस नशिस्तें हैं इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का ये रिस्पॉन्स है कि फैसले की कॉपी नहीं मिली, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये नजरिया ज़रूरत पर काम हो रहा है? I can't comment on that. ये मुझे पता है, शायद मैंने पढ़ा ही था कि PMLN has already challenged that decision. अगर मेरा जाती व्यू लिया जाए तो डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज साहब का बिल्कुल आइन के मुताबिक है। जो रिजर्व सीट्स की नॉमिनेशन है उसमें अक्कासी करनी है जनरल इलेक्शन के रिजल्ट्स की। सही।
उसने हर बाय इलेक्शन के कॉन्सिक्वेंस में किसी पार्टी की नंबर चेंज हो, ऊपर जाए नीचे जाए, तो उसका रिजर्व सीट पर असर नहीं आना। रिजर्व सीट एक बिल्कुल मुनफरिद कैटेगरी ऑफ सीट्स थी, जो आइन में बड़ा वाज़ेह है कि जिस दिन जनरल इलेक्शन होता है उस दिन जो पार्टी की पोजीशन स्ट्रेंथ निकलती हैं रिलेटिव टू ईच अदर, उसकी बेसिस पर रिजर्व सीट्स बांटी जाएंगी। और किसी भी वजह से अगर रिजर्व सीट कोई खाली पड़ती है तो उसमें कोई इलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर पार्टी ने अपनी लिस्ट दी होती है ऑफ कैंडिडेट्स और रिजर्व सीट, तो वो 1, 2, 3 सीरियल नंबर में होती हैं प्रायोरिटी की, तो अगले नंबर के लोग आने चाहिए। तो जाती तौर पर तो मेरा ख्याल है कि जो फैसला है वो बिल्कुल आइन की जो प्लेन लैंग्वेज है उसके मुताबिक है। अब ऑब्वियसली फ्लिप साइड इसकी ये है कि जब इस तरह के मामला अदालतों में तशरीह के लिए जाते हैं जी, तो सिर्फ उनका काम अंग्रेजी पढ़कर अंग्रेजी बताना तो नहीं होता, वो फिर एक और कॉन्टेक्स्ट एंड दी पॉलिटिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स एंड आल्सो दी यूनिक फैक्ट्स ऑफ एवरी केस गेट रिफ्लेक्टेड इन दी जजमेंट। राइट बैरिस्टर। हो सकता है कि मे बी इन दी डिवीजन बेंच और मे बी इन द सुप्रीम कोर्ट इवेंचुअली इस शिक की कोई और तशरीह हो जाए। अभी तक तो जो फाजिल सिंगल जज साहब ने तशरीह की है, मेरी नजर में आइन के जो सादा अल्फाज की सादा जो मीनिंग है बिल्कुल उसके मुताबिक। ठीक है बैरिस्टर शहजाद इलाही साहब, बहुत शुक्रिया आपके लिए और हमें समझाने के लिए और नाजरीन को भी कि आपके ख्याल से इस वक्त ये जो फैसला आया है ये कॉम्प्रिहेंसिव फैसला है। इसके अंदर शायद पीटीआई जिस तरह का रिलीफ एक्सपेक्ट कर रही है उसको ना मिले शायद, लेकिन मुअज़्ज़ज़ अदालत पे डिपेंड करता है, जो कि देयर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो बहुत सारे लोग अलग सुबह चाय पीते हैं, लेकिन हम कॉफ़ी भी पीते हैं और पिलाते भी हैं। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी हमारा सेगमेंट है। आज फैसल करीम कुंडी साबिक डिप्टी स्पीकर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा के साथ हमना मौजूद हैं। देखते हैं उनकी क्या बातचीत हुई है, दिखाते हैं आपको आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद और आज थोड़ा लाइटर मोड की डिस्कशन होगी क्योंकि मेरे साथ हैं फैसल करीम कुंडी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैं ना आपसे मिलने से पहले ना आपकी रिसर्च करी थी, जो कि मेरी आदत है। तो जब मैं आपके बारे में पढ़ी तो आपके 4 फादर्स से सब पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं। तो आपके नाना अबू शायद वेस्ट पाकिस्तान के मेंबर थे असम्बली के। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि उन्होंने कभी अपनी कहानी आपको बचपन में सुनाई हो, अपनी स्ट्रगल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वालिद साहब जो हैं वो रहे हैं MNA 90s में, 1990 में। फिर मेरे नाना साहब जो थे वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ उनकी फर्स्ट कैबिनेट में इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर थे। मेरे वालिद साहब के जो दादा थे ही वाज डिप्टी स्पीकर, जो 4 फादर्स। हाँ, वो जो डिप्टी स्पीकर थे हमारे उस वक्त NWFP के असम्बली थी 1932 में, बिफोर पार्टीशन। और मेरे नाना जो थे वो बेसिकली ही वाज जज ऑफ हाई कोर्ट। फिर उनको डायरेक्ट क्योंकि भुट्टो साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का वज़ीर बनाया। वालिद साहब की पॉलिटिक्स, उनके साथ पॉलिटिक्स भी की, बच्चे होते थे साथ घर में। आप देखें ना, हमेशा डॉक्टर का बेटा या बेटी डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर के घर में जो चीज़ है। तो मुझे ख़ुद भी शौक़ था पॉलिटिक्स का और मेरे भाई को भी शौक़ था। पहले मेरा भाई जो वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी को संभालता था, मेरे काम करता। फिर उसको मैंने इस दफ़ा इलेक्शन भी लड़ाया था। उससे पहले भी बल्दियात को इलेक्शन लड़े थे। वो मेंबर ऑफ दिस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। और ख़ुद शौक़ था, ये नहीं कि कोई मजबूरी नहीं थी या किसी ने धक्का नहीं दिया था। अच्छा, किसी ने धक्का नहीं दिया था। तो लॉ आपने क्यों नहीं कंटिन्यू किया? लॉ आपने बैचलर्स किया? देखिए, पॉलिटिक्स के लिए मैं समझता हूँ लॉ का बैकग्राउंड होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, यानी दिस इज़ ऑल्सो द टारगेट कि आपने कहा यार लॉ। मैं आपको एक वो जो भी कहें, कोर्ट कहें या जो भी, मतलब है कि एक वो सुनाऊँ कि मैं अभी रिसेंटली जब ये अदम एतमाद की तहरीक चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हो रही थी, तो मैं तो अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल साहब के साथ बैठा हुआ था। उसने कहा अगर मैं लॉयर होता, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर दलाइल दे रहा होता, मतलब है कि केस प्रेजेंट कर रहा होता अपना। तो मेरे पास अगर लॉ डिग्री में प्रैक्टिस कर रहा होता तो मैं बड़ा, तो हमने कहा, उससे कहा अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है। लेकिन कुदरती अगले दिन एक ऐसा इवेंट आया कि शहबाज शरीफ साहब ने भी और बिलावल साहब ने रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस साहब से कि मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उनको टाइम दिया 5 मिनट का, जो भी था 8 मिनट, जो उन्होंने एक तारीखी वो जो है स्पीच की। तो स्पीच तो नहीं थी, वो अपने आर्गूमेंट्स उन्होंने पेश की उसमें। तो लॉ का बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स के लिए।
आप एज बहुत यंग एज में, यानी मेरे ख्याल में 33 इयर्स की एज में आप जो थे डिप्टी स्पीकर रह चुके असम्बली के, तो ये ऐसा इसमें क्या, मुझे लगता है यू आर द वन जो इतनी यंगेस्ट एज में, तो इस चीज़ की कामयाबी आप किसको मतलब क्रेडिट देते हैं, या किस तरह की आपकी स्ट्रगल थी अपने आप को इतनी यंग एज में मनवाना, ये पूछना बहुत मुझे खुद भी ये पता नहीं स्ट्रगल कैसे हुई। क्यों? देखें, जब मैं 2002 का पहला इलेक्शन लड़ा था और मैं बड़े नैरो मार्जिन से मैं वो इलेक्शन हारा था, मुझे मोहतरमा शहीद ने फिर अपने पार्टी का डिवीज़न प्रेसिडेंट अपने डिवीज़न में बनाया। फिर 2008 का इलेक्शन आया, वो इलेक्शन मैंने लड़ा और मैंने विन किया मौलाना फजल रहमान के मुकाबले में। जब हमने हल्फ लिया तो मेरे पास पार्टी के 2 सीनियर मेंबर्स आए कि आप इस फॉर्म पे साइन कर लें। मुझे नहीं पता, गिलानी साहब के साथ मेरा ज़्यादा एक ताल्लुक़ था, तो गिलानी साहब को हम सुबह सेशन पे जाते ओथ लेने के लिए एज ए मेंबर, तो उसने ऐसे ही उसका मैं कहा ये अखबार में कल आया कि ऐसे शायद मुझे डिप्टी स्पीकर बना रहे हैं, कोई ऐसा चक्कर है। उसने कहा अच्छा मुझे नहीं पता। और गिलानी साहब जो हैं वो उनकी आदत ऐसे है कि जब तक कोई चीज़ हो ना जाए और कंफर्म ना हो, जो अनाउंस ना हो जाए, उस तक आपको कुछ नहीं बताते। पहले हमारी मीटिंग थी तो मुझे आए तो मुझे 2-4 सीनियर ने मुबारकबाद दी, मेरी इनको साथ इतनी इंटरेक्शन भी नहीं थी क्योंकि मैं जूनियर था कि आपको मुबारक, मैं समझा मुझे MNA बंदे मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर फॉर्म पे साइन किया, फिर मुझे बाद में उन्होंने बताया कि खुर्शीद शाह साहब ने कि हम आपको डिप्टी स्पीकर बना रहे हैं। तो मैं कहा ठीक है। फिर जब टीवी में आना शुरू हुआ तो मैं कहा अच्छा मैं डिप्टी से, फिर हमने फॉर्म वगैरह फिल किया जो। तो मैं समझता हूँ कि पहला हक़ तो मेरे पार्टी के, मेरे वालिदैन का है, फिर मेरे पार्टी के दोस्त और मेरे जो वोटर्स हैं हल्के के, उन्होंने मुझ पर एतमाद किया। पार्टी के लिए भी बड़ा वो था कि क्या मतलब है कि और आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा कि आपने एज अ डिप्टी को, मुझसे बड़े सीनियर लोग भी मौजूद थे। तो जब आपका भी ऐसा हुआ कि एज अ डिप्टी स्पीकर जब आप वहाँ पे थे असम्बली में, कभी इस तरह का कोई वाकया पेश आया कि आपने कहा यार मैं किधर आके फंस गया, ये तो बस बहुत मुश्किल है यहाँ, तो कभी? नॉर्मली जो है ना वो अक्सर लोग कहते हैं बहुत बोरिंग जगह होती है, क्योंकि एक तो ये था ना कि वो जो सीट उधर है आप उधर अकेले हॉस्टाइल होके बैठे होते हैं। नीचे अगर आपके मेंबर्स हैं वो गप्पे मार रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं कि अंदर कॉफ़ी पी के आ जाते हैं, उधर आप सिवाय पानी कुछ नहीं पी सकते, चाय भी नहीं मार, तो सिर्फ पानी पे गुजारा चला हुआ। तो वो अच्छा एक और है कि आप मोबाइल से भी नहीं खेल सकते वो जैमर्स हैं, लेकिन आप खेल इसलिए वो तो मजाक मैंने कहा कि आपको कंसंट्रेट करना पड़ता है। फिर आप देखेंगे जब आप उधर बैठे हैं आपके सामने बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे होते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब वज़रा बैठे होते हैं, पार्टी हेड्स होते हैं। तो पहले दिन हमारे जब सेशन को हुआ तो स्पीकर ने पहले दिन साउथ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस पे जाना था, तो हमें ब्रीफिंग दी सेक्रेटरी ने कि जी ये यहाँ से यहाँ तक स्पीकर चलेंगी, पहला दिन था हमें वो, और यहाँ से फिर आपने कंटिन्यू करना है टिल दिस, और ये ऐसे तो सेशन 1 घंटा लेट हो गया। और वो जो आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गया, उन्होंने मुझे यहाँ से कहा तो पहले से आ गया, लेकिन खैर उस ब्रीफिंग में बैठे थे जो स्पीकर को बता रहे थे, मुझे बता रहे थे, मैं वो सुन रहा तो बड़ा स्मूथली पे हुआ था। सबसे जो था ना वो जब उसामा बिन लादेन ऑपरेशन का जो था, प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर थे, स्पीकर एक्टिंग प्रेसिडेंट थी या मुल्क से बाहर थी, तो मुझे क्योंकि नॉर्मली होता है कि स्पीकर को हेड करना पड़ता है, स्पीकर ना हो जॉइंट सेशन को फिर चेयरमैन सेनेट होते हैं, चेयरमैन सेनेट ना हो तो फिर डिप्टी स्पीकर, तो मुझे वो हेड करना पड़ गया सेशन। तो वो शुरू हुआ कोई 7-8 घंटे का सेशन था, क्योंकि आपको रात को 12 बजे सेशन ऑफ करके फिर ऑन करना पड़ता था कुछ मिनट का। लेकिन ऐसा कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब है कि इंटरेस्टिंग जॉब थी, आप रोज़ कुछ सीखते हैं। पॉलिटिक्स में जो है ना हर कोई नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही चैंपियन हूँ, आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इतनी ज़्यादा आपकी टफ रूटीन है, तो इन सब में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मी टाइम होता है, या कह लें फैमिली टाइम होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? हर पॉलिटिशियन की तरह मैं भी वही जवाब दूंगा, फैमिली टाइम बड़ा मुश्किल होता है पॉलिटिशियन के लिए। देखें दिन में दफातर ये चीज़ें मुख्तलिफ वो चीज़ें, शाम को क्योंकि मैं पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ, शाम को TV प्रोग्राम्स ये चीज़ें चलती रहती हैं। कोशिश करते हैं कि फैमिली को टाइम दे, लेकिन वो उनके म्यार पे हम पूरा। मुझे लगता है आपके वीकेंड्स तो नहीं होते होंगे, वो वीकेंड तो नहीं, हमारा वीकेंड्स मींस वीक शुरू होते हैं, वीक शुरू होता है, क्योंकि वीकेंड्स पे जो शादियाँ होती हैं अपनी जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो 8-10 शादियाँ सब अटेंड करना पड़ता है, सब में 10 मिनट्स की प्रेजेंस। हाँ वो शक्ल दिखानी पड़ती है। वो नॉर्मली हम लाइटर मूड पे कहते हैं कि हम जब जा रहे होते हैं तो वहाँ पे खाना पकना शुरू होता है। अच्छा। आखिरी शादी पे जो आते हैं तो कुर्सियाँ उठ रही होती हैं, तो हम उस पूरे उसमें खाना नहीं खा सकते, तो लेकिन वो ये होता है कि हाजिरी लगानी पड़ती है, और फैमिली का बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइम देने का, बहुत ही कोशिश करते दें, फैमिली लाइफ सफ़र होती है।
चलें हम थोड़ा और लाइटर मोड की तरफ चलते हैं। रैपिड फायर है, उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ऑप्शंस होंगी, आपने एक चूज़ करने में। घर में खाना बनाना या बाहर खाना खाना? घर में खाना बनाना। फिल्म और ड्रामा? फिल्म। नेटफ्लिक्स और यूट्यूब या टीवी? नेटफ्लिक्स इज़ गुड बट टाइम कंज्यूमिंग। ठीक। कॉल्स या मैसेजेस? इजी। मैसेजेस। ठीक है। मिडनाइट कॉफ़ी या मिडनाइट लॉन्ग ड्राइव क्रूज? मिडनाइट लॉन्ग ड्राइव विद कॉफ़ी विल बी फाइन। अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छी लाइन है। लॉन्ग ड्राइव और लॉन्ग वॉक? लॉन्ग वॉक। अच्छा, पॉप म्यूजिक या क्लासिक? मे बी क्लासिक बट आई एम नॉट म्यूजिक पर्सन। म्यूजिक पर्सन। वेजिटेरियन या मीट? मीट। मीट। विंटर और समर? विंटर। सबसे ज़्यादा आपके क्लोज फ्रेंड? शाह महमूद कुरैशी या असद उमर? नॉन ऑफ देम। नॉन ऑफ देम। अच्छा, इनमें से किसी एक को आपने रेस्क्यू करना है जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप किसको रेस्क्यू करेंगे? हिना रुबानी या शीरी रहमान? आपने बहुत खतरनाक सवाल किया। मेरी पार्टी की दोनों है तो आई विल रेस्क्यू बोथ ऑफ देम। नहीं, एक हो नहीं सकता है, क्यों दुश्मनी मेरे बना रहे लाइफ जैकेट? हम सियासी लोगों के साथ हमारे काम पढ़ने हैं, पहली दफ्तर में बंद कर देंगे। अच्छा, कार्ड गेम्स और बोर्ड गेम्स? कार्ड्स मुझे खेलना नहीं आते, कैरम बोर्ड एक ज़माने में खेल लेते थे। इनमें से कौन सी वजारत ज़्यादा खुशी से कबूल करेंगे? वजारत खारजा या वजारत कानून? खारजे विल बी बेटर देन कानून। इज बोरिंग। खारजे इज सैर सपाटे ज़्यादा सैर नहीं, बट जिम्मेवाराना वो है, मिनिस्ट्री है। फैसल करीम अगर आज सियासत में ना होते तो क्या होते? बैरिस्टर या बिजनेसमैन? होपफुली बैरिस्टर। अच्छे इंसान होते। अच्छा इंसान। अच्छा, DI खान या इस्लामाबाद? डी खान। ओके। घूमने के लिए जाएंगे तो क्या चूज़ करेंगे? DI खान या नॉर्थ यानी गिलगित स्कर्दू? डी खान तो कंपलसरी लाजिम मलजूम है हमारी ज़िंदगी के साथ। इफ़ यू आर ऑन हॉलीडेज देन यू विल गो फॉर फैमिली वेकेशंस। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आज आपने टाइम दिया और थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी स्ट्रगल के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच जी। आपका आना भी बड़ा मेहरबानी, आप लोग, आपकी टीम आई यहाँ पर। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करें कुछ मईशत के हवाले से, तो आज 1 जुलाई है और आज टैक्सेस से भरपूर बजट नाफिज हो गया है और इसके साथ भी सामने आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता रात हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 19 रुपये फी लीटर तक इजाफा कर दिया और सबसे बढ़कर जो भी मार्केट में तेल के हवाले से बात करें उससे रिलेट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मुसलसल महंगा किया जा रहा है। हुकूमत ये दावा कर रही है कि मईशत को दिवालिया होने से बचाने के लिए ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 2 माह पहले तक जो एक अच्छी भरी मईशत जिसको हम कहते हैं, उसको एकदम ऐसा क्या हुआ कि वो चंद दिनों में तबाह हो गई, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुँच गया। ये फिलहाल तो किसी की समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर 2 माह पहले वाली मईशत पर नजर डालें तो 11 अप्रैल से पहले आलमी इदारे पाकिस्तानी मईशत के मुस्तहकम होने के हवाले से बात कर रहे थे। मूडीज़ मौशी तरक्की की शरह नमू जो ग्रोथ रेट है वो 6 से ज़्यादा की पेशगोई कर रही थी, जबकि सनती, ज़रई और जो खिदमात के शोबे में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। बड़ी सनतों को खुसूसी पैकेजेस दिए जा रहे थे। बरामदात 19 अरब डॉलर तक पहुँच गई थी, 29 अरब डॉलर तक पहुँच गई और पाकिस्तान की फी जो आमदन थी, सालाना आमदन, वो 1798 डॉलर पर हुई। किसानों को 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया गया, जबकि महंगाई की शरह 13% थी। लेकिन जो ही वक्त गुजरा, थोड़ा वक्त गुजरा, डॉलर ने भी फ्लाई किया। इट फ्लोन हाई 210 तक पहुंचा। स्टॉक मार्केट मुस्तकम थी, गिरी। पेट्रोल की फी कीमत 155 थी, जो इटसेल्फ ज़्यादा थी लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की निस्बत कम थी। फिर वो बड़ी और इतनी बड़ी कि अब तकरीबन 250 रुपये तक पहुँच गई है और उस पर सब्सिडी भी थी उस वक्त, हमें याद है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने गियर अप किया है मौजूदा सिचुएशन को। फिर बिजली का शॉर्टफॉल, जो कि बड़ा एक कंसर्न है हमारा कि एकदम से ये कैसे हो गया। अगर ट्रांसमिशन लाइंस का मसला था तो एकदम से कैसे हो गया। अगरचे कि मौसम थोड़ा गर्म हुआ है, लेकिन 16-16 घंटे लोड शेडिंग जितना गर्म नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई मसला ज़रूर है। वो मैनेजमेंट का है, गवर्नेंस का है, कॉम्पिटेंस का है या कुछ और है। कहीं ना कोई मसला ज़रूर है। इस सारी सूरत हाल पे इस वक्त हमें पाकिस्तान की
मारूफ कारोबारी शख्सियत और AKD ग्रुप के सरबराह अकील करीम ढेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनको जानते हैं, मईशत के ऊपर न सिर्फ गहरी निगाह रखते हैं बल्कि मईशत को समझते भी हैं और शायद बहुत कुछ ऐसा सजेस्ट भी यकीनी तौर पे कर सकते हैं जिससे कुछ ना कुछ एज हो सकता है हमारी मईशत को, हम बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। इनके तजर्बे से फ़ायदा उठाने के लिए हमने दावत दी, तो इस वक्त ढेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव उनसे हम बात करते हैं। ढेरी साहब, थैंक यू वेरी मच। एक तो सुबह खैर और बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे साथ आप मौजूद हैं। मसाइल बतौर बिजनेसमैन आपसे ढके छुपे नहीं हैं, आप सारी सूरत हाल को देख भी रहे हैं, यकीनी तौर पे समझ भी रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आप एकदम ये जो सारी टर्मोइल की सी सूरत हाल बन गई है, ढेरी साहब, इसकी वजह आप क्या देखते हैं, तो क्या बताएंगे आप? मेन वजह जो है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी रिफाइनरी की शॉर्टेज हुई है और रिफाइंड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और क्रूड वगैरह शायद इतना महंगा नहीं हुआ। देखिए, पिछले दिनों जब क्रूड की प्राइस $110 थी तो आपकी फिनिश गुड जिसको हम डीजल वगैरह वो $174 पे चला गया और पेट्रोल चला गया $164। ये जो डिफरेंस है ना, ये हमारी नाअहली की वजह से है। नाअहली क्या है कि हमने अपनी रिफाइनरीज को 100% कैपेसिटी पे नहीं लाए। हमने अपनी रिफाइनरीज बंद करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये सारा मसाइल अब भुगत रहे हैं और कोई आके ये सारी चीजें बताता भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को फ्यूचर के लिए अपनी रिफाइनरी की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। अगर हम ये कैपेसिटी नहीं बढ़ाते तो हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में ये भी सिचुएशन है कि जो रशियन वॉर शुरू हुई है उस वजह से हो सकता है कि पुलिस पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट भी आसानी से ना कर सके। इसके साथ साथ अगर आप देखें कि प्रॉब्लम और क्या है, प्रॉब्लम आपकी और बहुत सारी है कि आपका डिवैल्यूएशन फैक्टर बहुत बड़ा है। कभी भी दुनिया में या पाकिस्तान में पहले कभी भी इसकी मिसाल नहीं मिलती कि इतना बड़ा डिवैल्यूएशन है। ठीक है, ये हमने रुपये को कंट्रोल नहीं किया। दूसरा, इन्होंने आते ही डिसीजन ले लेते हो सकता है कि इनको एक साथ इतनी प्राइस ना बढ़ानी पड़ती और ये शायद 2-2, 5-5, 6-6 रुपए, ये अक्सर हम सुनते हैं कि वो कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट किया है। ये तो हम मानते हैं कि हाँ, उन्होंने ये एग्रीमेंट जरूर किया था कि ये जो सब्सिडी है 4-4 रुपए हम हर महीने इसको बढ़ाएंगे। तो शायद हो सकता है इनको बर्डन डालना भी था तो इसको अगले कोई पूरे साल के दौरान डालते हैं। सही, क्योंकि इस वक्त हायर प्राइस है और हायर प्राइस से आप सारी सब्सिडी खत्म करते हैं तो जाहिर बात है कि सब्सिडी खत्म करनी चाहिए। हम भी ये कहते हैं क्योंकि सब्सिडी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट के इस वक्त हालात इतने अच्छे नहीं है। लेकिन अगर यही सब्सिडी बेसिस में चलते तो ज्यादा बेहतर होता। अब आवाम के ऊपर बर्डन बहुत आ गया और मार्केटें वैसे भी स्लो हुई है, इनकम भी अब लोगों की बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। दूसरी तरफ कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो मसाइल तो है आवाम के लिए। लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को 1-2 और काम करने चाहिए कि चले जब आप सब्सिडी खत्म कर रहे हैं तो जो सब्सिडी पुअर है या जो अफोर्ड नहीं करता उसके लिए आप साथ में कोई ना कोई अनाउंसमेंट भी कर जाते हैं तो ज्यादा बेहतर होता है। जितनी भी सब्सिडी खत्म की है चलो हम मान लेते हैं कि ये सही है, लेकिन जो पुअर है उसके लिए तो आपको कुछ करना है ना। उनको वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनके तो तनख्वाहें भी 18,000 और 20,000 के दरमियान है। तो आप सिर्फ ये सोचें कि इस महंगाई से उनके दर्द को नहीं कर। लेकिन ढेरी साहब, क्या हुकूमत के पास ये जो बात आप करें सब्सिडी की या सोशल सपोर्ट की, क्या हुकूमत के पास आपके ख्याल में ये मार्जिन है कि वो ये करें? और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट एक या बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता जो है वो मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से इसके आउटलुक का जो मसला है, जो मनफी इस वक्त हुई है, उसका बहुत हद तक दारोमदार मुल्क की सियासी सूरत हाल पे है। मौजूदा हुकूमत मुसलसल जोर लगा रही है और ये कोशिश कर रही है कि ये हुकूमत भी चला ली जाए, ये पहिया चला लिया जाए और कम से कम 12 महीने के बाद फिर नया एक इलेक्शन कराया जाए और नया सियासी सेटअप आए और उसके बाद जो भी सूरत हाल बनती है। लेकिन ऐसा लगता है बज़ाहिर कि ये सारी चीजें उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक ये सियासी माहौल ठीक नहीं होगा। आपकी क्या राय है? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, लेकिन वो पाकिस्तान में कभी भी नहीं होती। और हमेशा आप ये देखें कि यही गवर्नमेंट को अगर हम उठा के देख लें कि पिछली गवर्नमेंट अगर 5 रुपए डीजल और 5 रुपए पेट्रोल की प्राइस बढ़ाती थी तो ये हंगामा कर देते थे।
आज ये देखें कि ये प्राइस बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये जस्टिफाई इसलिए करते हैं, इनके खिलाफ क्रिटिसाइज लोग करें कि उन्होंने प्राइस बढ़ाई तो है, लेकिन उन्होंने प्राइस जिस तरह बढ़ाई है वो बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ाई है। मैं ये कह रहा हूँ ना, इसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि इस मुल्क ये मुल्क सपोर्ट नहीं कर सकता, ये मुल्क डेफिसिट सपोर्ट नहीं कर सकता। हमारे लोग जब भी आप बजट डेफिसिट दिखाते हैं तो आपकी करेंसी वीक होती है और ये हम किसी सूरत में आगे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो सब्सिडी विड्रॉ करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इसको ये प्लान करते हैं कि अगले 12 महीने में हम ये सब्सिडी खत्म करते हैं तो इतना ज्यादा बोझ ना पड़ता। अब जो आप बात करते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन अब दिन ब दिन बुरी होगी, क्योंकि आप ये देखें कि पूरी दुनिया में स्लो डाउन है, पूरी दुनिया में मॉनेटरी टाइटिंग शुरू हो चुकी है। दुनिया के जो मुल्क पहले 0% या 1% इंटरेस्ट रेट थे, अब वहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान में भी एक तो आपकी रुपये वीक हुआ है, फिर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड बढ़ गया, उसके बाद फिनिश गुड बढ़ गया। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपको बहुत सारी जगहों पे बाढ़ पड़ रही है और इसमें इकोनॉमी आसान नहीं होगा। इसको अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है और सबसे पहले मैं समझता हूँ इनको जरूरत है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाए और मैं ये समझता हूँ अपोजिशन के साथ बैठना चाहिए। अगर पीटीआई गवर्नमेंट इनसे नाराज भी है तो नाराजगी को दूर करने की भी जरूरत है, क्योंकि अब आप इतने बड़े बड़े डिपॉजिट लेके ये मुश्किल चल पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि कोई ना कोई रास्ता बीच का निकालना। अच्छा अकील साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ऑब्वियसली हम आपकी बात करें, आपका शुमार भी पाकिस्तान के बड़े सनतकारों में होता है, कारोबारी हजरात में होता है, आप एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर भी हैं इस हवाले से। जब भी कोई हुकूमत आती है तो वो अपनी जो कह ले जो भी उस वक्त की मौजूदा सूरत हाल होती है, चाहे वो गिरावट का शिकार है मैशियत, वो पिछली हुकूमतों पर मलबा डालती है और फॉर द टाइम बिंग कुछ ऐसे फैसले किए जाते हैं जो बज़ाहिर तौर पर किसी न किसी हक में बेहतर होते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो या नून लीग हो। आपको क्या लगता है कि जब कोई भी हुकूमत के लिए लॉन्ग टर्म फैसले करना या लॉन्ग टर्म के लिए डिसीजंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है? फॉर द टाइमिंग तो फैसले कर लिए जाते हैं और शायद सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र भी आती है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल अच्छा नहीं आता। तो इस हवाले से भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखिए, पिछली गवर्नमेंट को अगर ब्लेम देना था तो आने की जरूरत नहीं थी, सारे सबके सामने थे। पिछली गवर्नमेंट ने तो किसी हद तक मैं आपको पोजीशन में रखा हुआ था। हम ये मानते हैं कि पिछली गवर्नमेंट के दौरान जंग शुरू हुई थी और जंग का ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट गवर्नमेंट को आया, लेकिन जब आप आ जाते हैं तो ये सारी चीजें आपके अकाउंट में जाती है। अब आप पिछला कहना तो आपको आने की जरूरत नहीं थी और कोई आप आए भी कोई सही रास्ते से तो नहीं है, कोई इलेक्शन जीत के आप आए। आपने तो एक ग्रुप बनाया और उनको गिराया, तो हाँ, जिनके पास हाईएस्ट सीट थी आपने उनको हटाया और कोalition गवर्नमेंट आपने बनाई, तो आपको आने की जरूरत नहीं थी। अब आप आ गए तो पिछली तक कहना छोड़ दे, अपने ऊपर ले कि हाँ हमने ये करना है, हम आवाम पे बोझ डाल रहे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पुअर को ज्यादा फर्क ना आए। तो ये तो आपने बयान दिया है ऑलरेडी, तो उस बयान के देने के बाद अभी तक आप बताएं आपने उनके लिए क्या किया है। आपने जो सब्सिडी है चले हम मानते खत्म कर, लेकिन जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, ये भी आप आवाम को बता देना ताकि उनको तो सेटिस्फाई। अच्छा ठीक है, एक तो डीडी साहब, क्या इस वक्त हुकूमत के पास ऑप्शंस हैं आपके ख्याल में? क्योंकि बहरहाल तमाम तर मसाइल, मुसीबतों, मुश्किलात के बावजूद हम अगर बात करें तो बहुत बड़ी मईशत है पाकिस्तान की, बहुत बड़ा साइज़ है पाकिस्तान के पास, दुनिया के बड़े ममालिक जितना कंज्यूमर बेस हैं, सारिफ हैं हमारे पास, फिर उसके अलावा हमारे स्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं अगर हम वर्ल्ड पीस की बात करते हैं या ओवरऑल दुनिया की सूरत हाल की बात करते हैं। ऑप्शंस आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास क्या हैं? और दूसरा सवाल का दूसरा हिस्सा मेरा मिफ्ता इस्माइल साहब के फैसलों के हवाले से होगा, चूँकि आप उनको जानते हैं, वो कराची की बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, आपने उनका द वे ही वर्क्स वो भी आपको पता है। क्या आप मुतमईन हैं अब तक जो मिफ्ता साहब ने फैसले लिए हैं? दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं एक बात बता दूं कि
मैंने कहा ना कि सब्सिडी अब इनकी मजबूरी है खत्म करना, क्योंकि अब IMF आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। और IMF जो आपको पैसा दे रही है, अक्सर यही होता है कि जब भी हम पैसे ले लेते हैं हम उनकी जितनी बातें उसको मानते रहते हैं। इस दफा उन्होंने कहा कि पहले ये हम सब कुछ करेंगे, इसके बाद हम पैसे देंगे। अब मसला IMF के पैकेज का नहीं है, मसला ये है कि IMF के साथ साथ बाकी सब लिंक है। IMF का पैकेज आएगा तो बाकी जगहों से भी पैसे आपको रिलीज होंगे। तो इस वक्त मसला आपका ये है कि आप कोई भी बात ऐसी IMF की नहीं मानेंगे, वो आपको पैकेज नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनकी मजबूरी है कि पैकेज तो उनको लेना है, इसके बगैर ये गवर्नमेंट अब नहीं करती। और लंबे, और दूसरा उनको डेफिसिट कम करना है। इतने बड़े डेफिसिट के साथ IMF अलाउ नहीं करेगी। अब अगर ये नहीं करते तो आप देखेंगे इससे ज्यादा बुरी सिचुएशन हो सकती है। तो मैं सिर्फ बार बार जो बात कहने जा रहा हूँ ना कि इनको चाहिए कि ये IMF से डायलॉग करे और जो आदमी पूर्ण है उसके लिए भी बात करें कि उनको अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो ये तो सिस्टम पे हो जाए। ठीक है। और ये तो और फिर दूसरे देखें कि हम जब मॉनेटरी टाइटिंग में जाते हैं तो हमें पता है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है कि हमारी इम्पोर्ट कम हो, हमारा मकसद है कि हमारी ग्रोथ कम हो, ताकि लोगों का बाइंग पावर कम हो। बाइंग पावर कम होगा तो ये अब आपकी बचत है। और पिछले महीने में आपने देखा कि आपका इम्पोर्ट का बिल आया है। और अभी जो जो इन्होंने डिसीजन लिए हैं, क्योंकि जब हम सब्सिडी विड्रॉ खत्म करते हैं तो लोगों का बाइंग पावर इफेक्ट होता है। उस वजह से हो सकता है कि इस महीने का इम्पोर्ट बिल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है। और यही नंबर अब हमें आगे फायदा भी पहुंचा सकते हैं। जब आपका इम्पोर्ट का बिल कम होगा तो आपके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। हो सकता है IMF आपको सपोर्ट करना शुरू कर दे। जब पहले क्या हो रहा था कि आपका इम्पोर्ट का बिल बढ़े जा रहा था और IMF को ये था कि आपके पास रिजर्व नहीं। ठीक है। अच्छा, एक तो रिजर्व अगर आप एक तो वो मिफ्ता साहब के हवाले से भी बता दीजिएगा, और दूसरा पहले डेडी साहब हमें मालूम है कि जो हुकूमतें होती हैं या पाकिस्तान में जो हुकूमतें रही हैं या जो शख्सियात हुकूमत में रही हैं उनका एक अपना असर और रसूख भी होता है, एक अपनी जिसे कहते हैं पब्लिक रिलेशनिंग, एक अपना एक स्टैचर भी होता है जिसकी बेस पे वो कई फैसले करवा लेते हैं। उसकी ओबियसली मफादात ममालिक के होते हैं इसमें, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी जो नून लीग की हुकूमत है इसमें भी जब ये हुकूमत आई तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हुकूमत अपने तजर्बे की वजह से, अपने ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से चीन हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, कतर हो जाए, तुर्की हो जाए और अमेरिका इटसेल्फ हो जाए, कुछ ना कुछ फेवर जरूर ले लेगी। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि एक बड़े वो जिसे कहते हैं ना एक सख्त टीचर की तरह IMF हमें ट्रीट करे और किसी चीज के ऊपर IMF ने हमें रिलीफ नहीं दिया। तो क्या इसकी वजह मौजूदा हुकूमत अपना वो जो एक स्ट्रेचर है वो नहीं रखती, नून लीग का वो वाला ट्रैक रिकॉर्ड कंसिडर नहीं करी कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी, या फिर जो पिछली इमरान खान साहब ने किए गए मायदों की खिलाफ वर्जी की वो बुनियादी वजह है कि हुकूमत कोई फेवर नहीं ले पा रही और जो वो कह रहे हैं वो करना पड़ रहा है? देखिए, पिछली गवर्नमेंट को तो हम ब्लेम देने से रहे क्योंकि उन्होंने तो अपने आप को हसल इम्कान बेहतर चलाया। ठीक है, अब अगर हम ये कहें कि उन्होंने मायदे पे अमल नहीं किया, हो सकता है थोड़ी बहुत बात सच हो, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि करंट गवर्नमेंट जब आई थी तो 1.5 महीने तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब 1.5 महीने तक आपने 43 दिन तक आपने डिसीजन नहीं दिए, आपने अपने ऊपर बजट बढ़ा दिया। हो सकता है कि आप स्टार्ट में आते ही 5, 7, 10 रुपए की प्राइस बढ़ा देते और आप ये कह देते हैं कि पिछली गवर्नमेंट का जो एग्रीमेंट है कि हर महीने हम पेट्रोलियम लेवी की प्राइस बढ़ा देते, तो हो सकता है आपके साथ ये ना होता। और आते ही उन्होंने गवर्नमेंट से जो IMF से जो डील की थी पिछली गवर्नमेंट ने, अगर ये उसी पे बात करते और फर्दर पैकेज की बात नहीं करते तो इनके लिए काफी बेहतर होता। इनसे गलती ये हुई कि IMF ने $6 बिलियन का एक आपको अप्रूवल दिया हुआ था, जिसमें से $3 बिलियन आपको मिल चुके थे और फर्दर $3 बिलियन आप लेने जाते हैं तो हो सकता है इसकी सख्त कंडीशन ना लगा। ठीक है, और आप ये कह रहे हैं कि कह दिया कि हमें 6 की जगह $8 बिलियन बिल्कुल सही, और वही गलती की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते हुए की थी कि डिले ज्यादा कर दिया, उसका असर आ गया। ठीक है, ठीक है डेडी साहब, थैंक यू वेरी मच। काम इनसे गलती हुई है। अगर ये मिफ्ता साहब जो कि मैं समझता हूँ, मैं नहीं कह सकता कि ये काबिल नहीं है, लेकिन इनसे गलतियां हुई हैं
और इनके बयानात भी इतने अच्छे नहीं थे। जो चीज वो कहते थे दूसरे दिन बिल्कुल उलट होती। रिवर्ट करते, बिल्कुल। इनका एक बयान आया था कि हम प्राइस नहीं बढ़ाएंगे और सरकार को प्राइस बढ़ाएंगे। जी 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 जी, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है जी साहब, थैंक यू वेरी मच। किसी और नशिस्त में दोबारा आपको जहमत देंगे, प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अकील करीम ढेडी साहब मौजूद थे, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, पाकिस्तान की बिजनेस मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, और उन्होंने कहा है कि इस वक्त शायद आप ये जो प्राइस हाइक है इसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को सब्सिडीज़ दे, और विद द टाइम हमारा इंपोर्ट बिल कम हो तो कुछ ना कुछ हमें रिलीफ मिल सकता है। बहरहाल हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं, इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। बैक टू एक्सप्रेस। और अब आज हम बात करेंगे बरतानिया की शहजादी लेडी डायना की, जिनकी जो पॉपुलैरिटी की वजह उनका हुस्न ही नहीं था बल्कि इंसानियत के लिए उनकी जो खिदमत है वो भी था। लेडी डायना की आज सालगिरह मनाई जा रही है जी। उन्होंने दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, और उनके हवाले से बात करें तो 29 जुलाई 1981 को वो बरतानिया के जो वली अहद हैं शहजादा चार्ल्स, उनके साथ उनकी शादी हुई, और उनकी शादी को फेरी टेल मैरिज करार दिया गया, और दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने उनकी शादी की तकरीब को देखा। बिल्कुल। और इसके बाद जो डायना है वो 2 बच्चों शहजादा चार्ल्स और हैरी की मां भी बनी, और उसके साथ साथ डायना ने शाही खानदान का फर्द होने के नाते फलाही कामों का आगाज करके एक मुनफरिद किरदार निभाया। बेघर अफराद, बेसहारा बच्चों, नशे का शिकार अफराद और HIV एड्स में जो मुब्तला अफराद थे उनके लिए बहुत काम किया, यादगार खिदमात सर अंजाम दी। या आप विजुअल्स भी देख रहे हैं, मुख्तलिफ उनकी मसरूफियात रहीं, और जब तक जिंदा रहीं इसी कार खैर में मसरूफ रहीं। उन्होंने एड्स के मरीजों के साथ हाथ मिलाकर दुनिया को वर्ता हैरत में डाल दिया, और उन्हें अपने ख्यालात बदलने पर मजबूर कर दिया। एड्स के खिलाफ मुहिम के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर बारूदी सुरंगों पर पाबंदी की जो मुहिम थी उसको फोकियत देना एक अहम काम था जिसे आज तक याद किया जाता है। बिल्कुल। और लेडी डायना ने 1995 और 1997 में इमरान खान और उनकी साबिक अहलिया जवाना खान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा भी किया, और शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग में भी हिस्सा लिया। 31 अगस्त 1997 को पेरिस में एक हादसे के नतीजे में वो दुनिया से चल बसी, लेकिन उनकी शख्सियत है, उनका काम है, हमेशा याद रखा जाएगा। और आज ही के दिन लेडी डायना की ज़िंदगी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी जिसको आज किया जाएगा, जो उनकी ज़िंदगी भर में उन्होंने खिदमात की और तमाम तर मामलात हैं उसके हवाले से जो है वो दिखाया जाएगा। डेथ हैज़ बीन कंट्रोवर्शियल अ बिट, लेकिन हम उनकी जो अच्छी खिदमात हैं उनको याद किए बिना नहीं रह सकते। सो रेस्ट इन पीस डायना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। शो का दूसरा हिस्सा है। आगाज में आपको दिखाएंगे अपना सेगमेंट मेरा घर, जिसमें सारा बलोच आज गई हैं इम्तिसाल जफर के घर, जो कि आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म फराहम करती हैं, और मजीद उनकी पर्सनालिटी के क्या एस्पेक्ट्स हैं और उनका घर कैसा है, देखते हैं आज का मेरा घर। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। एक नई एपिसोड है आज मेरा घर की, और आज बड़ी एक नई बात भी है। आपने बहुत सारे शोज हमें करते हुए देखा है, बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर हमने बात की है, पर एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अब कैसे और मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? मैं जानती हूँ कि अल्लाह ताला ने हम सबको किसी न किसी टैलेंट से नवाजा है, और हम चाहते हैं कि अपना टैलेंट किसी प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से लोगों तक पहुँचाएँ। चाहे वो बिजनेस है, आपका कोई फ़न है, हम चाहते हैं कि लोग देखें और हमारी पहचान बने हमारे काम से। आज का शो आपके लिए और हम सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। कैसे एक PR कंपनी एक ब्रिज का काम करती है हमारे काम को प्रमोट करने के लिए। आपकी मुलाकात करवाऊंगी समबडी जो 15 साल पहले जैसे दिखते थे आज भी वैसे ही दिखते हैं, जिन्होंने इस 15 साल के करियर में बड़ा इवॉल्व किया है। PR कंपनी स्टार्ट की वर्व के नाम से, उसके बाद पाकिस्तान आर्ट फोरम पाकिस्तान के आर्ट के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। अगर हम म्यूजिक के हवाले से बात करें तो वायर्ड बड़ा खूबसूरत काम कर रहा है जनाब। EDM आजकल बड़ा एक इन हो चुका है पूरी दुनिया में। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान आर्ट फोरम के फाउंडर इम्तिसाल जफर से। तो चलते हैं अंदर और मुलाकात करवाते हैं आपसे इम्तिसाल जफर की। होम टूर होगा, गैलरी टूर होगा, कुछ हार्ट टू हार्ट सेशन भी होगा, कुछ ऐसी बातें जो शायद आप पूछना चाहते थे और आज मैं पूछूंगी। अंदर आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम इम्तिसाल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं सारा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं कि हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, 12-13 साल के बाद, वो भी सुबह सुबह। आइए पहले आपको टूर देते हैं। बिल्कुल, आइए मेरे साथ। इतना
खूबसूरत, इतना स्पेशियस ये घर है, बल्कि घर कम गैलरी है। इम्तिसाल, मुझे जल्दी से एक सवाल पूछना आपसे, इतने साल हो गए, बहुत कम नजर आए टेलीविजन पे, क्या वजह थी? करियर के स्टार्ट में मैं वैसे पहले बात कर रहे थे, काफ़ी टेलीविजन किया। Yes. शौक भी होता था, नए जवान नए बच्चे हम लोग कॉलेज के फ्रेशमन ईयर में स्टार्ट किया, तो सारा तो उस वक्त बहुत शौक था। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका शौक कम होता है, आपकी जो अटेंशन होती है वो अपने काम की तरफ ज़्यादा होने लग जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका काम खुद बोलता है आपके रेपुटेशन के बारे में। जो शुरू के 5-6 सालों की प्रमोशन थी वो कम होती गई आहिस्ता आहिस्ता। आपको खुद एक रेपुटेशन बन जाती है, नाम बन जाता है, तो फिर आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इंटरव्यूज़ करने की, और वो साथ साथ खुद ही आपकी प्रमोशन हो रही होती है। अच्छा, मुझे याद है 15 साल पहले की शायद बात है, जब आपने वर्क शुरू किया था लाहौर में, टॉक ऑफ द टाउन, कभी यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है। अच्छा, इवेंट अभी भी आप लोग कर रहे हैं, पर अब ज़्यादा फोकस हमें वाइड में नजर आता है, आपका एक नया वेंचर, फिर पाकिस्तान आर्ट फोरम भी है। Which one is very close to your heart out of these three? Both are very differently close to my heart. 3 साल पेंडेमिक में इवेंट्स तो बंद हो गए थे, बिल्कुल सारी दुनिया में इवेंट्स बंद हो गए थे, तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम थी, जिसकी वजह से आर्ट लोग बहुत खरीद रहे थे। तो ये एक प्रोजेक्ट जो मेरा था, पाकिस्तान आर्ट फोरम, 2014 से ये है, जो पिछले 3 सालों में इसमें ज़्यादा ग्रोथ हुई, बिकॉज लोगों ने आर्ट में और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किया, और लोकल पाकिस्तानी आर्टिस्ट को और एक नई नज़र से लोगों ने देखा। एक ये नया एक प्रोजेक्ट था जो कि गैलरी में भी कन्वर्ट हो गया, और म्यूज़िक का मुझे बचपन से ही शौक़ है, जो कि वायर्ड एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान आर्ट फोरम पाकिस्तान के आर्ट को लोकली और पाकिस्तान से बाहर प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है। आपने जब पाकिस्तान आर्ट फोरम स्टार्ट किया, कितना हेल्प किया आपकी पीआर की जो एक्सपीरियंस था उसमें? ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने ओवर द इयर्स एक डेवलप किया होता है, अपना नेटवर्क डिफरेंट चीज़ों में आपको हेल्प करता रहता है। सो फॉर एग्जांपल, हमारे गैलरी पे अगले साल एक काफ़ी बड़े आर्टिस्ट का एक शो है कराची से, तो उसकी क्यूरेशन मैं कर रहा हूँ, और उसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो है ना वो आइकॉन्स ऑफ पाकिस्तान है। तो क्या हम ये भी नहीं कर सकते कि आर्टिस्ट कौन है? मोहम्मद अली मिर्ची। ओह माय गॉड, ये आपके शो में पहली दफ़ा क्या बात है ये? तो उसका जो सारा थीम है पाकिस्तान के जो फेमस आर्ट डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ पर्सनालिटीज़ रह चुकी हैं, और जो लिविंग लेजेंड्स हैं काफ़ी, जैसे हसन शहरयार है, शहरयार मुनव्वर, डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जिनको हम सब्जेक्ट्स बना रहे हैं इस शो का। इस सारी में जो पीआर ओवर द इयर्स हमने जनरेट की हुई है, उसकी वजह से इट इज़ वेरी इजी फॉर मी कि मैं उनको रीच आउट करके कह सकता हूँ कि जी आपको हम शो का पार्ट बना रहे हैं। मेरा ये नेटवर्क ना होता तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। तो पीआर तो बिल्कुल काम आती है, हर फील्ड ऑफ लाइफ में काम आती है। आपका फोरम उन लोगों के लिए क्या कर रहा है जिनका काम बेशक मॉडर्न है पर वो किसी स्कूल से नहीं पढ़े? हाउ आर यू हेल्पिंग देम? सो पाकिस्तान आर्ट फोरम जो प्लेटफॉर्म है वो स्टार्ट इसी नज़रिए से हुआ था कि ये एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिस पे आप अपना आर्ट शेयर कर सकते हैं। वी आर वेरी क्लियर कि जो फोरम है ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट के लिए, मतलब चाहे वो स्टूडेंट्स हों, मगर एमेच्योर होम आर्टिस्ट के लिए नहीं है। ओके, सो वी आर वेरी क्लियर ऑन दिस। तो वो हर आर्ट चीज़ को नहीं प्रमोट कर सकते, मगर हम लोग जिस तरह हर साल जब थीसिस शोज होते हैं आर्ट ये स्कूल्स के, तो उसमें छोटे शहर भी हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी, जामशोरो यूनिवर्सिटी, गुजरांवाला में उनके छोटे आर्ट प्रोग्राम्स हैं कॉलेजेस के, तो हम इन सब का आर्ट कवर करते हैं। ये बहुत अच्छा है। और जब से आई थिंक हमने देखा है ओवर द इयर्स के पहले आप इतने सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते थे, लेकिन अब आपकी अपनी एक आवाज़ है, आपके अपने प्लेटफॉर्म्स भी बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको। लेकिन अगर आपको लगता है आपका काम बहुत अच्छा है और वो दुनिया को दिखाना चाहिए, तो यू कैन गेट कनेक्टेड विद दिस पाकिस्तान आर्ट फोरम, जहाँ पे यू गाइस हैव दिस कमिशन आल्सो। कितना कमीशन रखते हैं आप? नहीं, पाकिस्तान आर्ट फोरम पे कोई कमीशन नहीं होता। इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म फॉर एनीवन हु यूजेस इट। जब गैलरी पे शो होता है वो एज अ गैलरी ट्रीट होता है, ठीक है। सो गैलरी सेपरेट और जो हमारा फोरम है वो सेपरेट है। ओवर द इयर्स आपने अपने आप को इवॉल्व किया है। लोग कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक ही काम कर रहे होते हैं पूरी जिंदगी, आप उसी चीज़ के ऊपर वक्फ कर देते हैं। आपने पीआर का काम ही किया है, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, पर कभी कभी म्यूजिक, समटाइम्स इट्स आर्ट एंड फैशन, समटाइम्स इट्स समथिंग एल्स। तो रेलिवेंट कैसे रखते हैं अपने आप को? मैं लम्स में भी पढ़ाता हूँ पीआर और इवेंट प्लानिंग का कोर्स, तो अपने स्टूडेंट्स को मैं ये बताता होता हूँ कि रेलिवेंट रहने का तरीका है अपने पैशन को फॉलो करें, फेम के पीछे ना भागें। चलें हम फिर आपके होम टूर की तरफ, गैलरी की तरफ। बिल्कुल, चलें जी।
अच्छा इंतजार, ये बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि घर के अंदर ही गैलरी, तो ये माइंड में कैसे आया, क्या ये भी तो हो सकता है? क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे, जगह इतनी थी मेरे पास, तो मैंने कहा, और काम लगा होता है मेरे घर पे वैसे ही, और सारे फ्रेंड्स मुझे कहते हैं तुम्हारे घर आर्ट गैलरी ही लगता है, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको यूटिलाइज करें डिस्प्ले के लिए। अच्छा, हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ क्विकली आपको राउंड भी करवाएं। हु इज द आर्टिस्ट? ये है कोमल सुलेमान, पंजाब यूनिवर्सिटी। क्या बात है। ओके, आई रियली लाइक द कलर, इतना बारबी वाली फीलिंग आ रही है बचपन की। ये किसका काम है? शाज़मा अरशद। कमाल काम है ये तो। ये पंजाब यूनिवर्सिटी से, एनसीए से, कुछ छोटी यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ छोटे इलाके भी हैं, वहाँ की भी यूनिवर्सिटीज हैं, पर काम बहुत अच्छा है। ये भी आसिफ हुसैन है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के हैं। कमाल। इनका भी बड़ा खूबसूरत काम है। ये बिस्मा हुसैन, एनसीए। अच्छा, गैलरी स्पेस में बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, पर होता है ना कि आपको देखते साथ कोई बात जाती है। आई थिंक इसमें कोई बात है, कोई कहानी है। पता नहीं, माँ बेटी बैठे हुए हैं, दो बहनें बैठी हुई हैं, लेकिन आई कैन रिलेट टू इट। सारी लड़कियां जो बैठी हुई हैं ना, वो रिलेट कर सकती हैं। आई लव दिस। ये कौन सा आर्टिस्ट है? ये बिस्मा हुसैन है। इनका ये भी एनसीए से इस साल इन्होंने ग्रेजुएट किया है। तो इसमें आप काफ़ी जो काम इस वक्त देख रहे हैं गैलरी में, वो फ्रेश ग्रेजुएट्स का, इमर्जिंग आर्टिस्ट का है। आई रियली वांट टू आस्क दिस कि वो लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे रुक गए, दोबारा से काम करना चाहते हैं। दो तरीके, एक तो फोरम के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं, फिर हम लोग का ईमेल पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, pakistanartforum@gmail.com। कितनी परसेंटेज रखती है आपकी गैलरी? 35%। गैलरी खत्म हो गई अभी है? अभी है। आपको दिखाते हैं आज। खूबसूरत। Whose work is this? This is Rome Similia sculpture। सूरत, यानी पाकिस्तान का काम भी है? पाकिस्तान का भी है और बाहर का। और बड़ा प्यारा काम है। देखें 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 प्लीज, ये आप देखें। सच अ ब्यूटीफुल वर्क। आर्ट को ना किसी भी बाउंड्री की जरूरत नहीं है, किसी भी मटेरियल पे हो सकता है, कोई भी मीडियम यूज कर सकते हैं। ये भी आर्ट जो है पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन आर्टिस्ट का काम है। तो ये भी ब्रास का बना हुआ है। Whose work is this? ये कोई इंस्टॉलेशन है किसी की? ये नुमान सिद्दीकी, ये कराची के आर्टिस्ट हैं। तो ये उनका काम है। और ये कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर्स बनाते हैं, तो ये सारा उनका काम है। ये बल्कि कराची से। और ये किसका काम है? पंजाब यूनिवर्सिटी की हैं ये, इकरा माजिद। क्या तो ये सारा इन्होंने इस्लामिक ज्योमेट्री है, ये उसके ऊपर पैटर्न्स के ऊपर बनाया हुआ है, और उससे ये फिगर बनाया हुआ है। और ये मॉडलिंग से हुआ हुआ है? ओह माय गॉड। बिल्कुल क्ले से उन्होंने किया हुआ है। एक टेक्निक होती है जनाब क्ले वर्क में मॉडलिंग, तो ये पूरा जो है आप अगर फोकस करके दिखा सके तो आप लोग देख पाएंगे। सच अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। ये देखते हैं, लग रहा है कि वाकई ये रियल स्नेक है। कमाल। ये कौन है? एनसीए के आर्टिस्ट है मोहसिन शेख। Who's your favorite artist in Pakistan? One. शहरजाद जुनेजो, one of my favorites. Wow. ये किसका काम है? ये है नाइला तालपुर, कराची एनसीए से हैं। और ये भी हम साथ से बता रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी। दिस इज पंजाब यूनिवर्सिटी। काफी काम है जो डिफरेंट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज का है। तो ये इमरान काजमी का काम है, जो कि एनसीए के ग्रेजुएट हैं, और ये बहुत फेमस हुए थे अपने इसी तरह ट्रेडिशनल रिवायती ये कपड़ा पेंट करते हैं, जैसे गोटे का काम इन्होंने बीच में पेंट किया हुआ है। तो ये पर्टिकुलर सीरीज थी इनकी, जिसकी वजह से ये बहुत फेमस हुए थे। सो जो 2022 है, इस पे फोकस क्या है इस गैलरी का? इस गैलरी का कंटेम्प्रेरी आर्ट, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हम आपका घर थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें और कुछ खाए पिए भी। आज अच्छा, ये वाला एरिया आपका लिविंग रूम था, और जो ये वाला है, दिस इज योर डाइनिंग। सो दिस इज माय डाइनिंग टेबल। यहाँ पे ब्रेकफास्ट होता है, लंच, डिनर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो ये कि इंसान का एक लाइफस्टाइल होता है। मुझे लगता है कि इंतसाल का जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा कंटेम्प्रेरी, बड़ा मॉडर्न, बड़ा मिनिमलिज्म पे है ना? बिल्कुल। हाउ ओल्ड आर यू? 36. हाउ हैव यू मेंटेन्ड योरसेल्फ? A lot of hard work. Do you actually maintain yourself? Yes. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंतसाल को देख के कि इंतसाल जो है ना, वो अपने आप को टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो रफ एंड टफ है, ऐसा नहीं है ना? नहीं, देना पड़ता है टाइम, और आपको देना चाहिए, जरूरी, हेल्थ के लिए आपकी बहुत जरूरी है। I really like this space। कैसे आपने कम जगह में जान डाल दी है। आप भी अगर आपका घर छोटा है, बड़ा है, जैसे भी, आप उसको बड़ा खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जिंदगी में कितने कोई इश्क हुए हैं? ज्यादा नहीं। हाँ, काम पे फोकस। सही, लिटरली काम पे फोकस, बिकॉज इतना ज्यादा काम करने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल ऑफ कमिटमेंट चाहिए होती है। अच्छा, इतने लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे बैंड्स के साथ, डीजेस के साथ। Who is your favorite? शहरयार मुनीर है, वलीद हमीद है,
बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, you're one of the pioneers of PR management and even management company in Pakistan. बच्चे देख रहे हैं, लड़के लड़कियां देख रहे हैं, और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग हैं इस फील्ड के अंदर। पहले तो हार्डली टिप्स में होते थे ना, अब तो बहुत everybody has become, you know, they have their own PR. Do's and don'ts क्या हैं to be in this industry? सबसे पहले तो ये समझ के ना आए कि बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है। जब अंदर आके आप आते हैं अंदर तो आपको समझ आती है कि कितना ज़्यादा रगड़ा लगाना पड़ता है। इवेंट मैनेजमेंट दुनिया का 6th मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब है वर्ल्ड में, ये सर्वे है। अच्छा, अब हम जल्दी से रैपिड फायर करते हैं। इसमें से किस एक्टर के साथ अगर फिल्म में काम करने का मौका मिला तो इंतजार बोलेंगे हाँ फौरन? सबा कमर, मायरा खान या महविश हयात? मायरा खान। हाँ, इसमें से किस एक्टर को आपके ख्याल से एक्टिंग नहीं करनी चाहिए? दानिश तैमूर, यासिर हुसैन या शहरोज अब्जवारी? यासिर हुसैन। इसमें से किस एक्ट्रेस के साथ आप डिनर डेट पर जाना चाहेंगे? हानिया आमिर या सना जावेद? हानिया आमिर। क्या चीज़ है जो करना चाहते हैं जिंदगी में जो रहती है? और ट्रैवल और वायर्ड को पाकिस्तान से बाहर ले जाना। कोई हिडन टैलेंट? कुकिंग। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक PR एजेंसी ओन करें तो जो बातें बताई हैं आपको इम्तिसाल ने उस पर अमल करें तो आप भी गुरु बन सकते हैं। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। जाते जाते मिलके कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब बात कर लेते हैं कुछ साइकोलॉजी के हवाले से और बुनियादी नफ्सियात के हवाले से मालूमात रखना हर शख्स के लिए क्यों ज़रूरी है, ये आज डिस्कशन हो रही है। हमारे दो माहिरीन नफ्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। सेगमेंट है माइंड मैटर्स। सो मेरी और वकार भाई की जानिब चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। जी गाइस, थैंक यू वेरी मच। किसी से बात कैसे करनी है, किसी के दुख के अंदर उसको कितना सुनना है, उसको कैसे सुनना है, अपने बच्चों की पर्सनालिटीज़ के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ट्रेट्स हैं, हमने उसको कैसे डिटेक्ट करना है, ये सारी बहुत ही बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि शायद हमें अगर पता हो, शायद हमें अगर अंदाज़ा हो तो हम बहुत बेहतर रिलेशनशिप्स, बहुत बेहतर इंटरपर्सनल स्किल्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड भी हम इसको कह सकते हैं। वकार साहब हमारे साथ हैं तो पूछते हैं, सर मुझे बताइएगा कि जो साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड है या जो साइकोलॉजी की जो बेसिक नॉलेज या इंफॉर्मेशन है, हम एज अ सोसाइटी उसको इस तरीके से लैक कर रहे हैं कि हम अपनी 25, 30, 35 साल की उम्र के अंदर जाकर हम पहली दफ़ा समझते और सुनते हैं कि शायद साइकोलॉजी क्या चीज़ होती है, और अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी लोगों को डिफरेंसेस का भी नहीं पता। साइकोलॉजी, साइकियाट्रिस्ट क्या होता है, थेरेपी क्या चीज़ होती है, किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। तो आपके ओपिनियन के मुताबिक आपको क्या लगता है कि साइकोलॉजिकल बेसिक नॉलेज कितनी, कब और कैसे लेनी चाहिए? अगर लोगों को एक्चुअली पता चल जाए कि साइकोलॉजी क्या है और साइकोलॉजिकल हेल्प किन मामलात में लेनी चाहिए, तो शायद वो हर मतलब महीने में शायद एक दफ़ा लाजमी साइकोलॉजिस्ट को विजिट करें अपने पर्सनल रिलेशनशिप के हवाले से या पर्सनल कोई भी मामला है उसके हवाले से। बिकॉज जब उनको ये पता चल जाएगा कि साइकोलॉजी जो है वो तो बेसिकली, या साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है, वो आपकी म्यार ज़िंदगी को बुलंद करता है। अगर एक दो मियाँ बीवी आपस में झगड़ रहे हैं और वो चले गए किसी साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकोलॉजिस्ट ने अब उसके झगड़ों की जो जिसको कहते हैं ना जो कंटेंट है, उससे एक साइकोलॉजिस्ट को क्या गरज हो सकती है? अब उसके पास तो रोजाना ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो जनरली लोग इसलिए कहते हैं कि हम अपनी पर्सनल चीज़ें क्यों शेयर करें, जबकि वो पर्सनल चीज़ों को पर्सनल नहीं ले रहा होता बल्कि साइकोलॉजिस्ट उसको साइंटिफिक ले रहा होता है, और उस तरीके से एनालिसिस करके अगर आपको वो एक ऐसा सोल्यूशन दे देता है, एक ऐसा हल दे देता है जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है और आपके झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। तो आप इमेजिन कि घर में अगर झगड़ा ख़त्म हो गया तो उसके बच्चों पे क्या असरात होंगे, उसकी आगे पूरी नस्लों पे क्या असरात होंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर साइकोलॉजी में, चलिए आपने जो बुनियादी तौर पर किया कि आम आदमी को साइकोलॉजी से कितना वाकिफ़ होना चाहिए। जनरली तो मेरा ख्याल है कि आम आदमी को हर इल्म से एक बेसिक वाकफियत होनी चाहिए। मसलन फिजिक्स है तो मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स के जनरल एरियाज कौन से हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स में अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, हार्ड क्वेश्चंस कौन से हैं जो कि पिछले 100 साल से हल नहीं हुए। ये एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए केमिस्ट्री के वाले से भी, तो सेम साइकोलॉजी के वाले से। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि साइकोलॉजिस्ट के पास जब एक कपल जाता है और अगर उनके कोई झगड़े चल रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट को उसके कंटेंट से कोई गर्ज नहीं है, और वो जो सोल्यूशन है वो उसको सोल्यूशन ये नहीं बताएगा कि मुझे लगता है कि आपकी अम्मी आपकी वाइफ को ऐसे तंग कर रही है तो मुझे लगता है आप ऐसे करें, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपनी सिचुएशन को बेस्ट जानते हैं। वो बताएगा ये कि आपने अपने आर्ग्यूमेंट को
हैंडल कैसे करना है, आपके बेस्ट कॉन्वर्सेशन के तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं। तो उसी तरीके से हेल्पिंग स्किल्स जो है या जो काउंसलिंग है, दैट इन इट सेल्फ, जैसे आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट के पास लोग समझते हैं कि वही जाता है कि शायद जो पागल हो जाता है या शायद वो कोई बहुत सीरियस ज़हनी मरीज होता है। तो काउंसलिंग और हेल्पिंग स्किल्स हमारी डेली ज़िंदगी के अंदर, हमारे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस के अंदर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए ना, हेल्पिंग स्किल्स से मुराद, अब मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दूंगा कि अगर एक आम फ़र्द जो है, जनरली हम फैसले कर रहे होते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हम बाइस्ड हैं और हम बाकायदा तअस्सुब का शिकार हैं और अकली तअस्सुबात का शिकार हैं, जिनको कॉग्निटिव बाइसेस कहते हैं। अगर हम उनको पहचान सकते हैं तो उसको पहचानने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम अपना डिसीजन मेकिंग में हम बहुत रैशनल हो जाते हैं और अकली हो जाते हैं और बेहतर फैसला करते हैं, बजाय इसके कि उसमें अच्छा इस तरह फोबियाज़ हैं, अगर हम उनसे वाकफियत हासिल कर लेते हैं। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मसलन लर्निंग के जो बेसिक्स हैं उससे अब जब हम वाकफियत हासिल कर लेते हैं तो हमें मालूम होता है कि जो बच्चे की जो लर्निंग है, जिसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये पता नहीं ग्रेड नहीं ले रहा या स्कूल प्रॉपर नहीं जाता या होमवर्क नहीं करता, तो हमें उसका जो अदर देन स्कूल स्टफ़ है वो भी क्योंकि हम फिर कंसिडर करना शुरू करेंगे तो हमें मालूम होगा कि वो तो एक खौफनाक लर्निंग प्रोसेस में है, वो तो एक इतनी बड़ी लर्निंग प्रोसेस में है कि वो तो इतना लर्न कर रहा है कि मसलन अगर मैं एक बेसिक साइकोलॉजी से जो वाकिफ आदमी है तो वो इस चीज़ को नहीं देखेगा कि मैं 10 दिन के टूर पे तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि बच्चों की तालीम का हरज हो जाएगा। वो ये देखेगा कि 10 दिन उसने पता नहीं स्कूल में तो क्या तालीम हासिल करनी है, लेकिन वो 10 दिन जब वो टूर पर जाएगा तो वो एक इतनी बड़ी लर्निंग है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट ज़ुबान, डिफरेंट लोगों से मिलेगा, लैंडस्केप देखेगा, बहुत सारी चीज़ें देखेगा। वो लर्निंग उस 10 दिन के साथ उसका कंपैरिजन ही नहीं। बिल्कुल। सो लर्निंग की जब बेसिक्स के आपको आइडिया हो जाता है तो आप बच्चों में थोड़ा सा उनके क्या कहते हैं, उनके हाल पे रहम करते हैं। इसी तरह जो खौफ हैं, जो तअस्सुबात हैं, ये जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये इवन हमारे तो कौमी सतह पर भी हैं, सियासी सतह पर भी हैं, बहुत सारी जगहों पर हैं। तो वो चीज़ें जो हैं जब आप पहचानना शुरू कर देते हैं, मसलन कन्फर्मेशन बायस को जब आप पहचानना शुरू कर देंगे तो आपको एक सियासी लीडर जो है जब इस तरह की बात करेगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि 2 महीने बाद कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको मालूम होगा कि ये बंदा, क्योंकि 2 महीनों में तो हैपनिंग हर वक्त हो ही नहीं है, तो ये जब कोई छोटी मोटी जो भी हैपनिंग होगी तो उसको फिर ये जवाब बनाएगा कि मैंने कहा था ना कि ये होगा। मतलब ये है कि फिर आप इन जो ट्रिकी सी चीज़ें हैं इनसे फिर निकल आते हैं। मुझे लगता है वकार साहब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट क्या आप किसी चीज़ को देखते हैं वो तो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस आज ये है कि हम थोड़ा सा लेमैन पर्सन को बता सकें कि जब आप न्यूज़ देखते हैं, जब आप अपने बच्चों से डील करते हैं, आप वर्क प्लेस में हैं, आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर आप बेस्ट यूज़ कैसे अपना कर सकते हैं अपनी साइकोलॉजिकल कैपेसिटीज़ का। आपने मिसाल दी बच्चों की कि किस तरीके से जब हम बच्चे को लेकर जाते हैं कहीं पर तो हमें लगता है कि शायद उसका हर्ज हो जाएगा। वो एक आई वाज रीडिंग इट समवेयर, उसमें लिखा हुआ था कि अगर बच्चा मैथ में वीक है और टेनिस में बहुत अच्छा है तो पेरेंट्स उसको मैथ का ट्यूटर लगा के देते हैं, टेनिस का कोच नहीं देते हैं। तो हम उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करने के बजाय उसकी वीकनेसेस को जो है वो इम्प्रूव करने की, वो भी ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भूल रहे होते हैं कि किस तरीके से उसकी स्ट्रेंथ को हमने मजीद इन्हांस करना है। तो आई वॉन्ट यू टू कंक्लूड दिस होल कॉन्वर्सेशन विद दिस पॉइंट कि एक जो पेरेंट है उसका एक सोसाइटी के अंदर साइकोलॉजिकल एड देने का कितना बड़ा एक रोल हो सकता है? बहुत ज़्यादा किरदार हो सकता है। फिर मैं तो उमूमन एक बात कहता हूँ कि आप कोई भी अपना गैजेट या कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल और बड़ा आप शौक से पढ़ते हैं। तो दुनिया की कम्प्लेक्स तरीन चीज़ जो है वो आप लेके आ रहे हैं बच्चा, तो आप उसको मैनुअल पढ़ने का, उसकी बेसिक्स पढ़ने का आपको नहीं है। और कंक्लूड करते हुए, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन कंक्लूड करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप पॉलिटिशियन हैं और आप मेरे पास आई हैं कि मुझे वोट चाहिए और आप एक ऐसी गाड़ी से उतरी हैं जो कि 8 करोड़ की गाड़ी है या 10 करोड़ की गाड़ी है और आपका घर भी इस तरह है और सारा, और आप मेरे पास आके बैठ कर रही हैं कि मैं आपकी गुर्बत ख़त्म करना चाहती हूँ, मेरे दिल में बड़ा दर्द है, तो मैं जब बेसिक एम्पथी के फिनोमेना को उससे वाकिफ़ हूँगा साइकोलॉजी में तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये किस हद तक मेरे साथ एम्पैथेटिक है, मतलब मुझे आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ ये है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि इसलिए मैं कौमी सतह पे कह रहा हूँ कि माशरती सतह पे या सियासी सतह पे या किसी भी सतह पे जब आप बेसिक साइकोलॉजी को जानते होते हैं तो ना सिर्फ आप बेहतर फैसले करते हैं, आप वोट बेहतर लोगों को देते हैं, आप मतलब हर लिहाज से आपकी ज़िंदगी
की जो क्वालिटी है या जो फैसलों की क्वालिटी है वो बहुत बेहतर हो जाती है। हमने सीख लिया है कि फर्स्ट एड किसके हैं, किसी को बुखार हो तो इमीडिएट बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, किसी का फ्रैक्चर हो जाए, किसी को कोई इंजरी हो जाए तो हमने किस तरीके से उस वक्त रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन हमने आज तक ये नहीं सोचा कि साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड जो है वो सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मोबाइल फ़ोन्स के अंदर सिर्फ आपको शायद इंटरनेट की ज़रूरत होगी, और मैं ये नहीं कह रही कि हम अब सेल्फ थेरेपी या हम खुद से डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज जो आपको साइकोलॉजी का होना चाहिए, जो कि आपको अपने आप को समझने में और अपने लव्ड वंस को, दुनिया एज अ होल, सोसाइटी को समझने में आपको मदद करेगा। वो इंडिविजुअल से जो सोशल का जो जर्नी है वो आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वील बी बैक विद अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब हम आपको मालूम है जिल हज का चाँद नज़र आया है और इस मुक़द्दस माह का आगाज़ हुआ चाहता है, और इसके ख़ास तौर पे जो पहले दिन हैं वो तो बहुत ही मुक़द्दस हैं, उनकी बड़ी फजीलत बताई गई है। ईद कुर्बान की भी आमद है। 10 जुलाई को ईद पाकिस्तान में मनाई जाएगी, इसका ऐलान हो चुका है। आज हम जिल हज की जो इस माह की और ख़ास तौर पर इन दिनों की अयाम हज की जो फजीलत है इस पर हम बात करेंगे। कुर्बानी के जानवरों से मुतालिक भी कुछ सवाल हैं हमारे जहन में। हमारे साथ प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद हैं, और फिर हमने इन्हें इन्वाइट किया, तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कैसी गुजरी है ज़िंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। अच्छा, तो एक तो बड़े मुबारक अय्याम है, बड़ी इनकी अहमियत है और बड़ी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ हदीस के अंदर इसका बयान फरमाया। आप ज़रा ओवरऑल हमें बताइए जनरली क्या इंपॉर्टेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्हज के ये 10 अय्याम जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं, ज़्यादातर गफलत का शिकार रहते हैं हम इसमें। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दिनों को बहुत अहमियत अता फरमाई। कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला ने फरमाया वल फज्र व लयालिन आश्र, मुझे फ़जर की कसम और 10 रातों की कसम, तो इस पर मुहद्दिसीन के कई अकवाल हैं, लेकिन जिस पर ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात ने जिसका कौल किया, सहाबा ने भी और ताबीन में भी, इसमें वल फज्र, फज्र से मुराद 10 जुल्हज की फ़ज्र है, और वलयालिन आश्र 10 रातों से मुराद ये सारी 10 रातें हैं। अच्छा। जो ये अशरा जुल्हज की हम गुजारते हैं। अच्छा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन 10 दिनों से ज़्यादा अफजल कोई दिन बनी आदम पर तुलू नहीं हुए। ये 10 दिन इतने अजीम हैं। तो अब उलमा ने चूँकि माह रमज़ान की आखिरी 10 रातें भी बड़ी अज़मत की हैं, तो उस पर गुफ्तगू करते हुए कहा, और बाकायदा मुहद्दिसीन में ये एक पूरी गुफ्तगू और इस पर दलाइल दिए गए कि वो 10 रातें अफजल है माह रमज़ान की या ये 10 अय्याम जो जुल्हज की हैं। तो आखिर में तमाम अहादीस का निचोड़ रखते हुए उन्होंने नतीजा ये निकाला कि रातें माह रमज़ान की अफजल हैं और दिन जुल्हज की अफजल है। अच्छा, यानी किसी एक तरफ नहीं जा सके मुहद्दिसीन। अगर मजमूई तौर पे देखें तो दोनों बराबर हैं। फिर मतलब जो आपने बात की ना, जो अहादीस इतनी ज़्यादा है कि वो ऐसी कोई बात नहीं कर सके कि अपना वजन किसी एक पलड़े में रख देते। उन्होंने कहा रातें वो, चूँकि उनमें एक लैलतुल क़द्र है और दिन ये। और हुज़ूर सरवत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी फजीलत बयान की, फरमाया अल्लाह के बंदों का कोई अमल अल्लाह को इतना नेक अमल पसंद नहीं है जितना इन 10 दिनों में किया हुआ अमल अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला ने इन दिनों को कुरान मजीद में याद किया, फरमाया वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्याम मादूदात, अय्याम मादूदात में अल्लाह को याद करो। तो अय्याम मादूदात कौन सी हैं? जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी तफसीर फरमाते हुए यही हज के अय्याम से मुराद लिए। और आप एक चीज़ का जो सबसे अहम बात है हम गौर करें, इस्लाम के 5 पिलर हैं। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, इस्लाम अपने 5 पिलर्स पर है। कलमा शहादत है, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। नमाज के अय्याम, नमाज का हर रोज़ है, 5 वक्त दिन में आते हैं, ज़कात का वक्त आता है, रमज़ान आता है, और ये 5वां पिलर जो 5वां रुकन है इस्लाम का, उसके अय्याम है ये जिनको हम गुजार रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम इनमें रोज़ा रखने को बहुत पसंद फरमाते, और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इतनी फजीलत बयान की, फरमाया कि मैं पसंद करता हूँ कि इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखूँ। रोज़ा चूँकि एक ऐसी इबादत है कि इंसान जब रोज़ा रख लेता है सहरी में तो अफ्तार तक दिन में अपने जितने भी मामूलात दिन के करता रहता है, मामलात में रहता है, अपनी रोज़ी रोटी कमाने में रहता है या सो जाता है, इसके बावजूद ये इबादत जारी रहती है चूँकि वो रोज़े से है। तो आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें रोज़ा रखना पसंद किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह का नाम लो इन दिनों में, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम कसरत से इन दिनों में अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर
अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द की जो जिक्र फरमाते। और ये जो चीज़ तमाम अहादीस से मुस्तफ़ाद है वो ये कि नेकी के आमाल की कबूलियत का बेहतरीन मौसम है जो हम पर आ चुका है। अच्छा। हर चीज़ का एक मौसम होता है ना, मसला आप फसल लगाते हैं तो किसान को पता होता है कि फ़लाँ फ़लाँ मौसम में फ़लाँ फ़लाँ दिनों में अगर बीज उगाया जाए तो फसल अच्छी होगी। तो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी के बीज उगाने के जो मौसम बतलाए हैं उनमें से एक मौसम ये है जो आज हम पर तुलू हो चुका है। वैसे आपने ये चूंकि हज के आम के हवाले से तो बात की कि 5 पिलर में से बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ये, लेकिन दूसरी जानिब कुर्बानी का फरीज़ा भी हम सर अंजाम देते हैं इस महीने के अंदर, तो ऑब्वियसली इसकी फजीलत और तरह से भी बढ़ जाती है। तो इस एस्पेक्ट से भी कुरान और हदीस की रोशनी में बताइएगा। नहीं, अब ये देखें ना, फिर इसमें यही तो इन 10 अय्याम की खूबी है, इसमें अय्याम तशरीक भी आते हैं, इसमें अय्याम नहर भी आते हैं, अय्याम नहर। और नहर के अय्याम वो है जिनमें कुर्बानी की जाती है और वो 10 ज़िलहज का दिन है। और हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 10 ज़िलहज को अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी से बढ़कर कोई ज़्यादा महबूब अमल है ही नहीं। और फिर लोगों पर वाजिब कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आपको जरा एक लम्हे के लिए माज़रत का रोक, एक अपडेट आ रही है हमारे पास, वो दे के वापस आते हैं। अपडेट ये जी कि तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट का वजारत आला का जो फैसला आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने यह फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है और कल इमरान खान साहब ने इंदिया भी दिया था। तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो अपील है इसकी फौरी समाअत भी की जाएगी और ये समाअत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। एक बार फिर आपको बताएं, कल एक फैसला आया था जिसमें इससे पहले जो इंतखाब था वज़ीर आला पंजाब का उसे कलअदम करार दिया गया था और नया इंतखाब कराने का इंदिया दिया गया था कि दोबारा से रिकाउंट किया जाएगा और रिकाउंट में अगर किसी की बर्तरी नहीं आती तो उसके बाद दोबारा से पोल करवाया जाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में अपील है वो दायर कर दी गई है। हमारे साथ इस वक्त अकील अफजल मौजूद है, हमारे नुमाइंदे, उनसे हम तफसीलात भी जान लेते हैं। अकील, क्या तफसीलात हैं? दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है समाअत के लिए? जी बिल्कुल, कल लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया था जिसमें हमजा शहबाज को ना हटाने का तो कहा गया था, लेकिन साथ रीपोल का भी कह दिया गया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस फैसले पर एतराज था जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में आज दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में पंजाब के डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के हमजा शहबाज शरीफ को फरीक बनाया गया है और इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने मुख्तसर नोटिस पर पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया, जिसे इतने शॉर्ट नोटिस पर इजलास बुलाने से अदालत को इसकी जानिब से जो रिलीफ दिया गया है वो मुतासिर हो जाएगा। और इस अपील के अंदर ये भी कहा गया है कि शॉर्ट नोटिस पर इजलास बुलाने से लाहौर हाईकोर्ट का फैसला उस पर फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाईकोर्ट में अपील ये मौक़िफ़ ये था कि वज़ीर आला पंजाब के जो इलेक्शन है उनको कलअदम करार दिया जाए और हमजा शहबाज को ओहदे से हटा दिया जाए। इस दरख्वास्त के साथ तहरीक इंसाफ की जानिब से फौरी समाअत की इस्तदा भी की गई है जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अहम नौइयत का मामला है, सुप्रीम कोर्ट आज ही इस चीज़ को सुने और इस पर हुक्म इम्तनाही जारी करे ताकि जो वज़ीर आला पंजाब का जो इलेक्शन दोबारा होने जा रहा है उसको रोका जा सके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आपसे तफसीलात जानते रहेंगे। एक बार फिर आपको बताएं, हाई कोर्ट का जो फैसला वज़ीर आला पंजाब के हवाले से कल आया था उसे तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इस हवाले से मजीद अपडेट्स जो भी आएंगे आपको बताते रहेंगे। प्रोफेसर साहब, गेटिंग बैक टू यू, एक तो आप कुर्बानी के फलसफे की बात करते हैं, मैं सवाल के साथ एक हिस्सा और मिला देता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो भी अरकान हैं, जो भी हमारे फ़राइज़ हैं इस्लाम के अंदर जो हमें करने को कहा गया है उसका एक मकसद तो दीनी है, एक फ़र्ज़ फरीज़े की अदायगी है, लेकिन उसका एक माशी मकसद भी है और उसका एक माशी और माशरती असर भी है। ये जो हज कुर्बानी का फ़लसफ़ा है इसका हमारी माशरत के ऊपर क्या असर है और क्या पैगाम है, ख़ास तौर पर इन 10 दिनों के तनाज़ुर में अगर बात करें? अच्छा, तो मैं पहली बात मुकम्मल कर लूँ कि कुर्बानी को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हद तक लाजिम किया कि फरमाया जो हैसियत साहिब इस्तिताअत है कुर्बानी कर सकता है और फिर कुर्बानी नहीं करता, आका तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हमारे साथ हमारी मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर ना हो, लम यहदुर मुसल्लाना। और हज के बारे में इरशाद फरमाया कि जो शख्स हज की इस्तिताअत रखता है और हज ना करे फल यमुत यहूदियन और नसरानियन, आका ने फरमाया मुझे नहीं परवाह कि वो यहूदी इस्लाम अला गैर इस्लाम फौत हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। यानी अब इतनी अहम फजीलत और इबादत के अय्याम है तो इनको अल्लाह ताला ने इन्हीं दिनों में चूँकि मुकर्रर किया, सो इन दिनों में हर इबादत और हर अमल का सवाब कई गुना अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया। अब इसके मुआशरती फ़वाइद क्या हैं? हज का तो बहुत बुनियादी रुकन यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
सारी दुनिया से हर रंग और नस्ल के लोगों को एक ही जगह पर इकट्ठा करके एक ही लिबास में, एक ही ज़ुबान के साथ, एक ही कलिमात के साथ इकट्ठा करके वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तुम सारे के सारे आदम की औलाद हो, न कोई रंग का फ़र्क, न नस्ल का फ़र्क, सारे तासुबात मिटा दिए। ये तासुबात जो आज भी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं, खूबसूरत कोई दस्तावेज या नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अब आप अंदाजा करें ना कि वो तासुबात जो आज भी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए हैं, वो ब्लैक और वाइट का तासुब है, जुबान का तासुब है, रंग, नस्ल, क्रीड, हर चीज़ के तासुबात है जो दुनिया को तबाह किए फिरते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को एक जगह इकट्ठा करके, और हर साल में इस्लाम इस चीज़ का अमली मुजाहरा करता है कि आए देखें, कोई बादशाह नहीं, कोई गुलाम नहीं, सारे बराबर खड़े करके इंसानियत के एक होने का जो सबक हज में मिलता है, ये शायद दुनिया में कहीं और नहीं दिया जा सकता था। और कुर्बानी का फ़लसफ़ा क्या है? कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा और फ़ायदा मुआशरती तौर पर दिया वो ये, एक तो ना कुर्बानी के लफ्ज़ को समझने की भी ज़रूरत है। एक तो जानवर को ज़िबा करते हैं, जानवर का ज़िबा असल कुर्बानी नहीं है, ये असल कुर्बानी की एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है कि वो जो असल कुर्बानी जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ चूँकि इसको जोड़ा गया ना, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी की, हर इंसान जानवर ज़िबा करके अल्लाह से अहद करता है कि मैं वैसे ही कुर्बानी के लिए तैयार हूँ जैसे तेरे बंदे हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार थे। मैं अपनी जान, अपना माल, अपनी औलाद, अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। क्योंकि वक्त में ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। अब कुर्बानी तो लाजिम है उस पे साहिब इस्तिताअत पे, एक तो जो करने वाला है वो भी दिखावे में पड़ जाता है, ख़ानदान में, मुआशरे में, और एक के बजाय चार चार, ज़रूरत संभाव नहीं भी होती तो लोग करते हैं, नंबर वन। और जो बेचने वाला है वो आर्टिफिशियली प्राइस हाई कितनी ज़्यादा करता है, कीमत इतनी बढ़ा देता है कि हम जैसे जो लोग हैं मुतवस्सित तबके के, उनके लिए फिर मुमकिन नहीं रहता और वो फिर उस मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो इस बैलेंस के बारे में बेचने वाले के लिए, ख़रीदने वाले के लिए इस्लाम क्या कहता है? आप जैसे मुतवस्सित लोग, जी मेरे जैसे मुतवस्सित नहीं खरीद सकते, आप मार्केट जाएँ तो सही। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। हमारे जैसे मुतवस्सित लोगों के लिए भी मुश्किल हो चुका है, सही बात है। अब बात ये है कि ये तो बीमारी है, वो जो प्राइसेस का हाई हो जाना, लो हो जाना, ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। अगर कानून की ये हालत होगी जो आजकल हमारे मुल्क में, तो ये चीज़ें जारी रहेंगी, इस पर खुतबे तबलीगें कोई असर नहीं करती। लोग माली मनफियत के चक्कर में जब भी कभी कानून कमज़ोर होगा ये मामलात होने लग जाएंगे। अब दूसरी तरफ ये है कि मुसलमान के लिए एक इंसान जो ख्वाहिश रखता है शदीद, कुरान मजीद में है, लोगों ने आके हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमें सवारियाँ मिल जाएँ तो हम आपके साथ हज के लिए जाएँ और जिहाद पर जाएँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे हबीब इनसे फरमा दो, कुल ला अजिदु मैं लितहमिलकुम अलैहि, मेरे पास तो ऐसी कोई सवारी नहीं कि मैं तुम्हें उस पर सवार करके ले जाऊँ। कुरान पाक कहता है लतवल्लौ, वो लोग वापस गए गरीब, मा यजिदु लतवल्लौ, कुरान पाक कहता है उनकी आंखें आंसुओं से बरस रही होती हैं, तफीदु मिनद्दम अल्लाह यजिदु मा युनफिकून, उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि उनके पास पैसा नहीं जो खर्च कर सके अल्लाह की राह में। तो जो कुर्बानी नहीं कर सकता, जो मंडी में जाता है, जानवर देखता है और उसकी कीमत को देख के वापस पलट आता है, अपने बच्चों के सामने बहाना करता है, इन लोगों को एक खुशखबरी सुना दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की थी, फरमाया था मौला करीम ये एक कुर्बानी मेरी तरफ से है और एक कुर्बानी मेरी उम्मत के उन गरीबों की तरफ से जो कुर्बानी नहीं कर सकते। वाह वाह वाह। तो हमारे जैसे गरीबों के लिए जो चाहने के बावजूद कुर्बानी नहीं कर सकते, उनके लिए खुशखबरी है, उनकी कुर्बानी मेरे मुस्तफ़ा करीम पहले ही कर चुके हैं। अब जो लोग खुद महंगी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ खरीदते हैं, अल्लाह ना करे कोई बंदा इसमें रियाकारी में पड़ जाए कि वो तो अपना माल ज़ाया कर देगा रियाकारी में पड़ के, लेकिन जो इखलास के साथ भी करता है उसकी कुर्बानी भी अल्लाह की कबूलियत पर है कि अल्लाह कबूल कर ले। तो जो गरीब, उसकी कुर्बानी अगर वो खुश हो जाए उस कुर्बानी पर जो रसूलुल्लाह ने की है, तो यकीनन इससे बड़ी फजीलत कोई नहीं कि हमारी कुर्बानी अल्लाह के रसूल ने कर दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत में आपने ज़िलहज की अहमियत के हवाले से, हज की अहमियत के हवाले से, जो कुर्बानी का एक मामला है उसकी अहमियत के और फजीलत के हवाले से एक्सप्लेन किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ बात करते हैं अमेरिका के शहर मियामी में होने वाली वर्ल्ड मसल मेनिया चैंपियनशिप के बारे में। और इस मसल मेनिया में पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर औसाफ याकूब ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और पहली पोजीशन अपने नाम की है। इस मेगा इवेंट के हवाले से आपको बताएं तो दुनिया भर में जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो इसमें शरीक होते हैं। औसाफ मसल मेनिया एशिया में 2 मरतबा गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुल्क का नाम रोशन कर चुके हैं। सो वी थॉट टू हैव हिम इन एक्सप्रेस टुडे। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं
बिल्कुल, और साहब को हम खुद ही कहेंगे थैंक यू वेरी मच साहब। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद इस कंपटीशन पे जीतने के लिए। दूसरी जानिब सबसे पहले तो ये बताएं ये चैम्पियनशिप थी क्या, ताकि उसके बाद फिर फर्दर हम आपसे आपके मुकाबले के बारे में भी जानें कि किस तरह का आपका कंपटीशन रहा। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। ये मेरे लिए ऑनर की बात है आपने मुझे इधर बुलाया। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, मसलमेनिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो मियामी में हुई है 25 जून को। तो उसमें मैंने कम्पीट किया और मैंने विन किया। तो इसमें जो बुनियादी तौर पे मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, वेट के लिहाज से या बॉडी शेपिंग या बॉडी कट्स के लिहाज से या बॉडी साइज के लिहाज से, या ओवरऑल ही नतीजा डेवलप किया गया था? इसमें सर 3 कैटेगरीज होती हैं। एक फ़िज़िक होती है जिसमें शॉर्ट्स होते हैं नी तक, और उसके बाद क्लासिक फ़िज़िक होती है जिसमें थोड़े से ऊपर तक, और फिर बॉडी बिल्डिंग ओपन होती है जिसमें प्रॉपर आप ट्रैक सूट ट्रैंक्स पहनते हैं, और तीनों की डिफरेंट पोजिंग रूटीन होती है और तीनों की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सही। इससे पहले अपने कंपटीशंस के हवाले से बताएं कि आपके, जैसे हमने कहा कि आप पहले भी 2 गोल्ड मेडल ले चुके हैं, तो इसमें आपके जो क्रेडिट पे कौन कौन से एजाज़ात हैं इस स्पोर्ट को लेके? मिस लोकल में मैंने मिस्टर इस्लामाबाद विन किया हुआ 2017 में, और उसके बाद मैं सिंगापुर गया था मसलमेनिया एशिया के लिए। उधर मैंने 2 गोल्ड मेडल विन किए थे, क्लासिक फिजिक में भी, बॉडी बिल्डिंग ओपन में भी। उसके बाद कोरोना की वजह से आपको पता है ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप इतना मेहनत करें और आपका वीज़ा ना हो सके, आप जा ना सकें। वीज़ा तो मेरे पास यूएस का 2018 में ही आ गया था, तो फिर मैंने वेट किया और अब इस साल मैंने कम्पीट किया मसलमेनिया वर्ल्ड में। अच्छा, ये मुकाबले तो बड़े टेक्निकल होते हैं, और फिर अमेरिका जैसे मुल्क में हो रहे हो तो उनकी जो सेंसिटिविटी है रिजल्ट्स को लेकर वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो मैं आपकी ट्रेनिंग के हवाले से जानना चाहता हूँ, अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में ही अपने आप को ट्रेन करते हैं तो क्या वो इंटरनेशनल फैसिलिटी, उस टाइप की जो मशीन्स हैं या जो उस तरह का जिम्स हैं हमारे पास, क्या मौजूद हैं जिसके मुताबिक आपने अपने आप को ट्रेन किया, क्योंकि आपका मुकाबला तो इंटरनेशनल मुख्तलिफ बॉडी बिल्डर से था? बिल्कुल ऐसी बात आपकी ठीक है। ऐसे तो है कि उनकी मशीनरी और उनकी नॉलेज का फ़र्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग फिटनेस इंडस्ट्री ग्रूम कर रही है विद टाइम। मेरे अपने माशाल्लाह से 2 जिम हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है, और जो फ़र्क बाहर का और अब का जो है बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस इंडस्ट्री में, वो नॉलेज का है। हम नॉलेज को लैक करते हैं, बाकी इक्विपमेंट्स वगैरह जिम हमारे टॉप नॉच हैं, हमारे पास इंटरनेशनल मशीनरी हर चीज़ है, सिर्फ नॉलेज का लैक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे कोच हैं, जाहिद खान, जिन्होंने मुझे सारी ट्रेनिंग दी है, सब अपने डाइट के बारे में, सप्लीमेंटेशन के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में। तो ये इतना टेक्निकल मुकाबला होता है, इसमें आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी डाइट है, बहुत मैटर करती है। तो उसके लिए आपका किस तरह का पैटर्न सेट है? मिस हमारी पूरे साल की तैयारी होती है। वैसे तो मैं ऑलमोस्ट 12 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ। आपको पूरी साल की तैयारी होती है। 6 मंथ्स का आप बल्क करते हैं, आप वेट पुट ऑन करते हैं, और फिर 6 मंथ्स में आप इसको कट डाउन करते हैं स्टेज पे जाने के लिए, ताकि आप प्रेजेंटेबल हो। हर आपको पार्ट का वर्कआउट होता है। और डाइट के हिसाब से आपने 6 to 7 मील्स अ डे होता है, क्योंकि आपने प्रोटीन इनटेक और कार्ब इनटेक अपना मेजर करके उस हिसाब से खाना पड़ता है। तो ये इस तरह का प्रोसेस होता है प्रॉपर। कैसा स्पोर्ट है ये यंगस्टर्स के लिए? अगर इसको कोई प्रोफेशनली करना चाहे तो लोग शौक के लिए करते हैं कि वो अच्छे नज़र आए, अच्छे देखें, और फिटनेस के लिए भी करते हैं, लेकिन बतौर खेल के अगर इसको कोई खेलना चाहे प्रोफेशनली, कैसा है और इसका क्या स्कोप है दुनिया भर के अंदर? सर अच्छा स्पोर्ट है, ऑब्वियसली आप अच्छे दिखते हैं, कॉन्फिडेंस आता है आपको, और इसमें आप शुरू से ही बच्चे अगर करें तो बड़ी बुरी चीज़ों से भी आप बच जाते हैं, ये ड्रग्स से और इन चीज़ों से, क्योंकि आप जब इसमें, क्योंकि काफ़ी मेहनत भी है और बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, खास तौर पे जब से अंडे और मुर्गी महंगी हुई है तब तो नहीं कर सकते। और साहब सर ऑब्वियसली सप्लीमेंटेशन महंगी है, ट्रेनिंग, अच्छा ट्रेनर आपको हायर करना पड़ता है, फिर आपकी डाइट बहुत महंगी है, फिर अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना चाहते हैं, फिर आपने आपके स्पॉन्सर्स तो होते नहीं है, शुरू में तो कोई आपको स्पॉन्सर नहीं करता, इवन दो अभी भी वर्ल्ड के टाइटल के बाद भी नहीं है स्पॉन्सर, क्योंकि सिर्फ क्रिकेट को ही देखा जाता है। फिर टिकट्स, वहाँ पे रिहाइश, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, वहाँ पे खाना, वहाँ पे रहना,
ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। अगर आप तो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो फिर आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें स्पॉन्सरशिप नहीं है। ओके, सो इन दी एंड मैं फिर एक दफ़ा, वैसे वो बात आपने करी ली, यंगस्टर्स जो ये करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है और ये एक ऐसी स्पोर्ट है, मुझे लगता है अगर पाकिस्तान इसको प्रोफेशनली लेना शुरू कर दे तो ये इसमें बहुत आगे जा सकते हैं हम, क्योंकि हमारा शायद जेनेटिकली हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, हमारे पंजाब के अंदर भी, दीगर सूबों में भी वो लोग बहुत आगे जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जो लोग इसको परस्यू करना चाहते हैं प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग को दुनिया भर में? बिल्कुल ऑल ओवर द वर्ल्ड तो फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रूम कर रही है, और इसमें अगर तो नॉलेज अगर लोगों को है तो इसमें फिटनेस एक्सपोज होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग आते हैं, आप compete करते हैं, डिफरेंट कंपनीज आती हैं, बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। अगर तो गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, अनफॉर्चुनेटली इतने सालों से तो नहीं दिया, हम सिर्फ क्रिकेट के पीछे ही पड़े हुए हैं। बहुत सारी स्पोर्ट्स हैं जैसे MMA, ऑल ओवर द वर्ल्ड UFC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वन चैम्पियनशिप, तो नो डाउट टैलेंट बहुत है, लेकिन लोगों को स्पॉन्सर्स नहीं है, उनको पता नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान में ही compete करते रहते हैं अगेन एंड अगेन, और अपना टाइम वेस्ट हो जाता है उनका। इंटरनेशनल लेवल के लिए आपको एक तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच और साहब, बहुत शुक्रिया, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच। और साहब यूसुफ याकूब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। चलिए जनाब, शो का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपको एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का जो फ्लैगशिप शो है टाइम आउट विद एहसन खान, उसकी कुछ झलकियाँ दिखा देते हैं। और इस हफ्ते जो उनके मेहमान हैं वो हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं, बहरोज सब्जवारी और बुशरा अंसारी साहिबा। तो देखते हैं क्या बातें हुई, कुछ झलकियाँ। दफा मैंने बेटा बनाया इनको, एक दफा तो हस्बैंड बनते बनते अब इजी हो गया फेम होना, फेमस होना। मैं बताता हूँ। अच्छा, अब जो ड्रामा है स्पेशली वो न्यूज़पेपर हो चुका है। सुबह ताजा ताजा अखबार आया, आपने पढ़ा और फेंक दिया। फिर उसको फेंक दिया। मुझे शादी के बाद सब मेरे दोस्त जोरू का गुलाम कहते हैं। मैं जोरू का गुलाम हूँ। हाँ बिल्कुल, और फखरिया है। फखरिया हूँ। हाँ। असल में जिसका बनता है उसको अवार्ड नहीं देते ना, तो मेरे आग लगती है। दो बड़े एक्टर ले लें, दो जर्नलिस्ट जो कि सेंसिबल जर्नलिस्ट, ठीक है, दो वो क्रिटिक्स लें, वो क्रिटिक्स जिनको के फिल्म की नो-हाउ है, ड्रामे की नो-हाउ है, जिन्होंने लिटरेचर के पास से गुजरे हों, बिल्कुल 6 लोग वो हों, तो आप बिठाएं जूरी, फिर म्यूजिक से रिलेटेड 2 लोग हों, जो गाने का देखो ये तरीका है ना, और ये ऐसे था पीटीवी में। अच्छा, वो शर्मिंदा भी नहीं होते जिनको गलत अवार्ड मिलता है। मैं कामयाब हूँ इसलिए कि मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, वरना टैलेंट कोई नहीं मेरे अंदर है। शुरू में बहरोज मुझे देखकर ये सोचता था, बहरोज तुम और जावेद ने मुझे पहले दफा देखा तो क्या सोचा? बताए आप बताए, नहीं आप बताए, मैं बताता हूँ। आगे उनको बताए, इन्हें नहीं पता यार, हम लोग सोचते थे इसको क्या पता। अच्छा, क्या मुझे बताया था एक दफा भाई, ये पीटीवी का स्टूडियो है, स्टूडियो B, मैं और जावेद ऊपर खड़े हैं। सही है, ये है 81 की बात, ठीक है, और ये इसका पीछा। वेलकम बैक। आप जरूर देखिएगा कल रात को इस शो को, और इसके साथ 9 बजे। यस, आप इससे पहले कि हम प्रोग्राम खत्म करें, एक अच्छी खबर थी, दैट्स व्हाई वी कट द प्रोमो, और वापस आए हम। फीफा ने, जो कि गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल की दुनिया भर के अंदर, उसने पाकिस्तान के ऊपर जो एक सस्पेंशन लगाई गई थी इन अप्रैल 2021, उसको लिफ्ट कर दिया, यानी कि पाकिस्तान की जो फीफा की रुकनीत है, जो पाबंदियां, वो खत्म करते हुए बहाल कर दी गई है। ये फैसला 29 जून 2022 को लिया गया है जी, और इस सस्पेंशन को खत्म कर दिया गया। अब पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है वो फीफा की मदद से मुख्तलिफ इंटरनेशनल इवेंट्स करवा पाएगी, बल्कि उसके साथ साथ जो फीफा की फंडिंग है और एशियन फुटबॉल फेडरेशन की फंडिंग है वो भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए बहाल हो गई है। सो इट्स फॉर्चुनेटली गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, क्योंकि काफ़ी अर्से से हमारे जो फुटबॉलर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो बड़े परेशान थे इस खबर को लेकर। इससे सबसे बड़ा मसला ये था कि जो हमारी इंटरनेशनल फंडिंग है फीफा की, वो पाकिस्तान के लिए नहीं आ रही थी, और ऑलरेडी हम इतने रिसोर्सेज तो डेडिकेट करते नहीं हैं फुटबॉल के लिए। सो इट्स अ गुड न्यूज़ तमाम फुटबॉलर्स के लिए, और वो तमाम लोग जो कि फुटबॉल, गेम ऑफ फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं। और इससे ये भी बड़ा असर पड़ता है, जो दुनिया भर के अंदर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जैसे हम कतर को देख रहे हैं, वो अपना फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का करवाने जा रहे हैं, तो इट हैज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन इट। और पाकिस्तान का इमेज इस लिहाज से एक नेगेटिव साइड पे था जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी थी। अब इस पाबंदी के उठने के बाद भी बिलीव कि पाकिस्तान का इमेज पॉजिटिवली आगे बढ़ेगा, एंड वन डे इंशाल्लाह वी विल आल्सो प्ले फीफा वर्ल्ड कप, वी बिलीव इंशाल्लाह। चले जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, लेकिन अब हमारी और आपकी मुलाकात पीर के रोज होगी। कल और परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा, आपने हमें फीडबैक जरूर देना है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।